नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगे हुए कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद के ऊपर, और इस कविता का पाठ करेंगे, साथ में इसका मूल्यांकन करेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किस तरीके से सवाल इस कविता पर बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता के प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? सन 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये कविता 2 पदबंधों में बटी हुई है, जिसमें कुल 8 पंक्तियां हैं। आप देख रहे हैं पहला जो पदबंध है, कई दिनों तक शुरुआत हो रही है, हर पंक्ति की शुरुआत हो रही है कई दिनों तक, तो ये पहला पदबंध है। और दूसरा पदबंध है, दाने घर के अंदर कई दिनों के बाद। तो शुरुआत इसकी हो रही है कई दिनों तक और इसका अंत हो रहा है दिनों के बाद, कई दिनों के बाद। तो यही दोनों पदबंध हैं। कुल मिलाकर ये जो कविता है बहुत ही छोटी कविता है, 8 पंक्तियों की कविता है और प्रायः ये सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी होती है और बहुत सारे विद्यार्थी इसको याद भी किए होते हैं। ठीक है, याद भी हो जाती है। इसमें जो लयात्मकता है या फिर जो इसके शब्द हैं वो काफी पाठकों के बीच और छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं और आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस कविता का जब हम मूल्यांकन करते हैं या फिर पाठ करते हैं तो सबसे पहले इसके शीर्षक को हम देखते हैं। जो यहाँ पर इसका शीर्षक दिया गया है, अकाल और उसके बाद, यानी कि 2 स्थितियों का चित्रण किया गया है। पहली स्थिति है अकाल के समय की और दूसरी स्थिति अकाल के बाद की, यानी इन्हीं 2 स्थितियों का चित्रण नागार्जुन ने बड़ी सूक्ष्मता से किया हुआ है। और अकाल सन 1943 के आसपास में बंगाल का अकाल आया हुआ था और इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी अकाल आए हुए थे। तो कवि की नजर उस अकाल की तरफ गई, जो अकाल प्राकृतिक तौर पर तो था, लेकिन कई बार सरकारी नीतियों के कारण ये अकाल तत्कालीन जनता के लिए काफी घातक से हो गए थे। उन्हीं का चित्रण पूरा इस कविता में कवि ने किया हुआ है। इसके पहले जब हम धूमिल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने भी अकाल से रिलेटेड एक कविता लिखी हुई थी। और जैसे मैंने इस बात को कही है, जो विद्यार्थी रेगुलर हैं और लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके मन में तुरंत वो कविता आ गई होगी। उस कविता का नाम था अकाल दर्शन। और इसमें धूमिल ने इसके तरफ ये संकेत किया हुआ था कि अकाल कई बार प्राकृतिक होता है और कई बार व्यवस्थाओं के वजह से अकाल को उत्पन्न किया जाता है, उसको उपजाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी फसल को उपजाते हैं, वैसे ही सरकारी नीतियों के कारण जो अकाल समय से खत्म हो जाना चाहिए वो लगातार बरकरार रहता है। तो देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में जहां नागार्जुन ने अकाल के बारे में बातचीत की है, वहीं धूमिल ने भी इसी तरीके की कविता लिखी हुई है। पूछा जा सकता है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है कि किन किन कवियों ने अकाल को केंद्र में रखते हुए कविताएं की हैं। तो दोनों का नाम आपके मन में आ गया होगा। जब हम नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें नागार्जुन ने किसी विशेष व्यक्ति या मनुष्य की चर्चा नहीं की है, बल्कि परंपरा से हटकर थोड़ा सा इस कविता को अलग करते हुए उन्होंने मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को और जंतुओं को केंद्र में रखा है, जो इस कविता को सजीवता प्रदान करते हैं। प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कविता को लिखने का प्रयास नागार्जुन ने किया है। जब इस कविता का मैं पाठ करने जा रहा हूं या वाचन करने जा रहा हूं तो हमारे सामने जो पीढ़ी इस समय मौजूद है, हो सकता है कि बहुत सारे बिंबों को, प्रतीकों को वो भूल चुकी होगी या उसके लिए नए होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं चूल्हा की, चक्की की, ये चीजें अब धीरे धीरे कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले चूल्हा कैसा हुआ करता था, चक्की क्या होती थी। ठीक है, छिपकलियां, चूहे, इन सभी चीजों की चर्चा इसमें की है। साथ में एक कुतिया का भी प्रयोग किया गया है इसमें। तो मैं पाठ करता हूं और पाठ के साथ
आप भी अपने मन में इन पंक्तियों को जरूर दोहराइए। निसंदेह तरीके से पाठ के दौरान ही इसके अर्थ खुलने लगेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो जो पहला पदबंध है वो अकाल से जुड़ा हुआ है, यानी अकाल आया हुआ है जो समय से समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक या सरकारी नीतियों के कारण वो कई दिनों तक चलता रहा। यहाँ पर जो कई दिन शब्द आए हुए हैं ये अवधि के तरफ यानी समय के तरफ संकेत कर रहे हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। यहाँ पर देखिए आप, मानवीकरण अलंकार है, चूल्हा को रोते हुए दिखाया गया है। यानी चूल्हा का रोने का मतलब है कि जिस घर में अगर कोई आपदा आती है, दुख उत्पन्न होता है, तो वहां पर खाना नहीं बनता है, चूल्हा शांत होता है। तो ऐसे लगता है कि जो किचन है, अगर वर्तमान शब्दावली में मैं बात करूं तो वो सूना सूना सा लग रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन आपके घर में किचन या रसोई घर या चूल्हा सूना सूना सा लगे, उस दिन कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी, यानी कोई विपत्ति वाली स्थिति ही होगी। तो यहां पर क्या है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चूल्हा जो रो रहा है, मुरझाया हुआ है, और चक्की साथ में क्या है, उदास है। यानी आप देख रहे हैं कि नागार्जुन ने मनुष्य से जुड़ी हुई जो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को सजीवता प्रदान करती हैं, जिसमें चूल्हा है और चक्की है। चूल्हा और चक्की केवल प्रतीक के तौर पर नहीं है, बल्कि मनुष्य की सजीवता को भी दिखाती है। अगर मनुष्य सजीव है, अच्छे से अपने दिनों को बिता रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके घर में चूल्हा जलता होगा, चक्की किसी न किसी काम में आती होगी, चाहे वो दाल को दरने में आती हो, चाहे गेहूं को पीसने में आती हो। लेकिन यहां पर स्थिति क्या है कि ये दोनों, चूल्हा कई दिनों तक रोया और चक्की भी कई दिनों तक उदास रही, यानी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अकाल के समय में। अब दूसरी पंक्ति देखिए, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये उनके शब्द आया हुआ है, यानी उस परिवार के तरफ संकेत कर रहा है जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, या फिर उस समाज की तरफ ये शब्द संकेत कर रहा है कि अकाल के दिन में जो कुछ जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, यानी कुत्ते और कुतिया आप जानते हैं कि वफादारी के प्रतीक हैं। ये ऐसे जंतु हैं कि ये अवसरवादी नहीं है, बल्कि अपने जो भी स्वामी हैं या फिर मालिक हैं उनके प्रति वफादारी रखते हुए वो भी इस वातावरण के साथ उनके साथ मौजूद हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया, अक्सर हमने समकालीन आलोचकों के बीच में देखा है कि वो कई बार फेसबुक इत्यादि पर इस पंक्ति को लेकर लिखते हैं कि नागार्जुन ने कानी कुतिया क्यों लिखा। अगर वो केवल कुतिया लिखते तो क्या ये कविता वही अर्थ नहीं प्रदान करती। तो इसको लेकर बहस है कि क्या जानबूझकर यहाँ पर नागार्जुन ने इस शब्द का प्रयोग किया है, या फिर स्वाभाविक रूप से जिस जंतु का उन्होंने प्रयोग किया है वैसी ही वो रही होगी। तो मैं इन विवादों के बीच में नहीं जाऊंगा, बल्कि आप देख रहे हैं कि अकाल का समय खुद विपत्ति से भरा हुआ समय है। तो उसमें यहां पर जो ये जंतु है, कुतिया शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो खुद प्रभावित है अपने मालिक के साथ। कई दिनों तक वो भी बिना भोजन किए हुए उनके पास सोई है, यानी उनके पास है। तीसरी पंक्ति है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। क्योंकि उस घर में बहुत दिनों से चूल्हा जला ही नहीं है, चक्की का प्रयोग किया ही नहीं गया है, तो जो छिपकलियां हैं ये भी क्या है, भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गश्त लगा रही हैं। सभी के घरों में छिपकलियां मौजूद होंगी, जितने भी विद्यार्थी या यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं वो छिपकलियों के आतंक और छिपकलियों को भीत पर रेंगते हुए दिखते होंगे। अभी हाल ही में मैंने अपना कमरा बदला, पुराने जगह से नए जगह पर शिफ्ट किया, तो शुरुआत में जब मैं कमरे को देखने गया था तो वहां पर कोई छिपकली मुझे नहीं दिखाई दी, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं देख रहा हूं कि वहां पर धीरे धीरे छिपकलियों का आना शुरू हो गया है।
क्योंकि उनको ये उम्मीद लग गई है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस कविता में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर छिपकलियों की भी हालत क्या है, बहुत खराब है। वो गश्त लगा रही हैं, दौड़ भाग कर रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चौथी पंक्ति है, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और यहां तक आप छिपकलियों के बाद चूहों से भी भली भांति परिचित होंगे। हर घर में जहां भी अनाज इत्यादि रखा जाता है, चूहे रेस लगाते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन आज उनकी हालत क्या है, वो पराजित से महसूस हो रहे हैं, थके हारे से महसूस हो रहे हैं, वो उनकी हालत भी ठीक नहीं है। तो इन चारों पंक्तियों में आपने देखा कि नागार्जुन ने अपने प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से पूरा अकाल का दृश्य ही सामने रख दिया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। और ये अकाल प्राकृतिक के साथ साथ ज्यादातर उपजाया हुआ अकाल है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ मैं बात कर लेता हूं। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद नामक कविता में किन किन जंतुओं का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर दूसरी पंक्ति में प्रयोग किया कुतिया शब्द का प्रयोग, ठीक है। तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं कि छिपकली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और चौथी में आप देख रहे हैं कि चूहों की हालत बताई गई है। यानी कि पहले पदबंध में आप देख रहे हैं कि कुल 3 जंतुओं की बात की गई और पहली पंक्ति में चूल्हा और चक्की की बात की गई। तो जंतुओं से अगर सवाल पूछा जाता है, प्रश्न आता है, तो आपको इन्हीं तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अकाल के बाद की क्या स्थिति है। जब अकाल कई दिनों के बाद समाप्त होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कि वो स्थिति पहले से सुखद होगी। जो विपरीत परिस्थितियां चल रही थी अब वो अनुकूल हो जाएंगी। तो कवि किस तरीके से अकाल के बाद के परिदृश्य का चित्रण करते हैं नागार्जुन, वो देखने लायक है। लिखते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। तो जो आखिरी का पदबंध है यानी दूसरा पदबंध, इसमें एक और जंतु या पक्षी का प्रयोग किया गया है। वो कौन सा है? कौवे का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से अकाल और उसके बाद नामक कविता में कुल 4 जीव जंतुओं का प्रयोग कवि ने किया हुआ है। मनुष्य का जिक्र आप देख रहे हैं कि कहीं पर नहीं हुआ है। तो इसलिए मनुष्य को तो ध्यान में ही नहीं रखना है। प्रश्न ऐसे ही बन सकते हैं क्योंकि एक एक पंक्ति यहां महत्वपूर्ण है। दूसरा जो वातावरण है यहां पर कि अकाल समाप्त हो चुका है और उसके बाद की क्या स्थिति है कि दाने आए घर के अंदर। दाने मतलब अनाज, खाद्यान्न घर के अंदर आए कई दिनों के बाद। बहुत जल्दी नहीं आए, बहुत ही इंतजार के बाद आए। और साथ में जब दाने आए तो क्या होगा, चूल्हा जो पहले रो रहा था, चक्की जो पहले उदास थी, अब उनका भी प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पर कवि ने आप सभी श्रोताओं या पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है कि अकाल के बाद की स्थिति क्या होगी। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। और जाहिर सी बात है जब आप देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आज मैं जिस पीढ़ी के सामने इस कविता का पाठ कर रहा हूं वो पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी है, गैस सिलेंडर वाली पीढ़ी है, जिनके सभी लोगों के घर प्राय गैस से या गैस वाले चूल्हे पर खाना बनता है। लेकिन ये जब कविता लिखी गई है तो उस समय मिट्टी का जो चूल्हा हुआ करता था उस पर खाना बनता था, जिसकी आग को जलाने में लोग कई बार आंखों से आंसू छोड़ दिया करते थे। आग जलाना भी एक कला हुआ करती थी। आप अपने दादी नानी या फिर जो थोड़ी पुरानी पीढ़ी है उसे पूछिएगा। अब चीजें धीरे धीरे बहुत बदल गई हैं, इसलिए कविता को भी थोड़ा अलग ढंग से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, धुआं उठा आंगन से ऊपर। जब भी किसी के आंगन, पहले घर बना करते थे तो बीच में आंगन भी होते थे और किचन रूम होता था, रसोई का घर होता था। और जब घर में खाना बनते थे तो तभी अनुमान लगाया जाता था जब वहां से धुआं उठ रहा। धुआं उठने का मतलब है कि घर में कुछ बन रहा है। तो धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, यहां धुआं उठना यह बता रहा है कि अब इस
परिवार में या इस घर में खुशहाली है, कुछ बन रहा है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और जो परिवार है, पूरा परिवार कई दिनों के बाद खाने को पाता है और उनकी जो प्रसन्नता है, चमक उठी घर भर की आंखें। आंखें यहां पर प्रयुक्त किया है कवि नागार्जुन ने। और आप जानते हैं कि आंखें बहुत कुछ कहती हैं। किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी आंखों को देखिए। आंखें कई बार नम होती हैं, आंखें कई बार चमकती हैं, आंखें कई बार झुक जाती हैं, आंखें कई बार खुली की खुली रह जाती हैं। आंखों पर बहुत सारा मुहावरा भी है, जब आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये नहीं बताया जा रहा है कि चेहरा खिल उठ गया या फिर शरीर फड़फड़ा गई, बल्कि यहां पर कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से बताया है कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस स्थिति में, खुश है या फिर नाखुश है। साथ में आप देख रहे हैं कि जब परिवार में खुशहाली आ रही है तो वहां मौजूद जो भी जीव जंतु हैं, यहां पर कौवे का प्रयोग कवि ने किया है। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। मुझे नहीं पता है कि कितने लोगों ने इस दृश्य को देखा हुआ होगा कि कौवे जब अपने पांखें खुजलाते रहे हों तो आप देखे हों। वे कवि की कल्पना है कि अब कौवे को भी इंतजार है, उसको भी ये उम्मीद है कि कुछ खाने को मिलेगा। ऊपर में आपने देखा कि छिपकली परेशान है, चूहे परेशान है, ठीक है, कुतिया, कानी कुतिया परेशान है। लेकिन जब अकाल के बाद सुखद स्थिति आई तो वहां पर इन सब का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब है कि आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि इन सभी के दिन भी अच्छे आ गए होंगे, वापस आ गए होंगे, इनको भी कुछ खाने पीने को मिला होगा। यहां पर कवि ने एक नए जीव जंतु यानी पक्षी का प्रयोग किया, वो है कौवा। ये भी पांखें खुजला रहा है, मतलब एक तरीके से उम्मीद, आशा बनाए हुए है कि इसको भी कुछ खाने को मिलेगा। तो आपने देखा कि इन 8 पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन अकाल और उसके बाद की स्थिति का बड़ा ही सजीव तरीके से वर्णन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कविता का प्रकाशन कब हुआ था। सन 1939 ईस्वी में इस कविता का प्रकाशन हुआ। नागार्जुन अलग अलग तरीके की कविताएं लिखने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कि प्रतिबद्ध कविता, आबद्ध कविता और संबद्ध कविता। तो ये जो कविता है, ये संबद्ध कविता के तौर पर जानी जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये संबद्ध कविता क्या है। जब हम भारतीय प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किसी कवि के अंतर देखते हैं तो उसके संबद्ध कविता के तौर पर उसको जाना जा सकता है। जब वो अपने विचार को आधार बनाते हुए कविता कवि लिखता है तो उसकी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। तो बादल को घिरते देखा है कविता में भारतीय प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया गया है। नागार्जुन जो कि हिमालय की एक से अधिक बार यात्रा कर चुके थे, बारंबार यात्रा उन्होंने की थी, जिसका कि उन्होंने इस पूरी कविता में वर्णन किया हुआ है। यह कविता कालिदास कविता से भी प्रभावित दिखाई पड़ती है, वहां से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे एक पाठक के तौर पर और एक सहृदयी पाठक के तौर पर, तो आपको लगेगा कि चीजें केवल स्मरण के आधार पर ही नहीं लिखी जाती हैं, बल्कि चीजों को देखा, अगर जो आपने साक्षात देखा है या फिर अनुभव किया है, उसको आधार बनाकर भी हम चीजों को लिख सकते हैं। इस कविता के शीर्षक को आप देखिए, लिखा गया है बादल को घिरते देखा है। देखा शब्द पर आपको जोर देना है। यह शब्द इस कविता का बुनियादी आधार तय करता है, निर्णायक शब्द है। बहुत चीजें हम व्यवहार में सुनते हैं कि हमने सुना है, फला चीज के बारे में हमने सुना है, लेकिन इस कविता में आप देख रहे हैं कि नागार्जुन ने लिखा कि बादल को घिरते देखा है। इस देखना शब्द पर आपको ध्यान देना है। बाकी इस शीर्षक में आप देखें तो 2 क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, एक घिरती हुई क्रिया है और दूसरी है देखने वाली क्रिया है। आमतौर पर हम लोग भी जब बारिश का महीना आता है या फिर जब हमारे आसपास में घना बादल घिरता है तो हम भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बादल को घिरते हुए केवल नागार्जुन ने देखा है, बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी पाठक हैं या फिर हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में बादल को घिरते देखा है और अचानक हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है कि अब बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर नागार्जुन जो कि हिमालय की यात्रा
पर गए हुए हैं और वहां पर इन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। यानी कि उनके साक्षात अनुभव पर आधारित ये पूरी कविता है। और हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन तो इस कविता में हुआ ही है, साथ में वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनके क्रियाकलापों का भी कवि ने बड़ी ही सूक्ष्मता से चित्रण किया है, जिसको कि हम कविता में देखेंगे। और संयोग की बात यह है कि जब हिमालय की बात होती है, हिमाचल प्रदेश की बात होती है, पहाड़ी इलाकों की बात होती है, तो हमारे पास भी या फिर हमारे जैसे बहुत सारे यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की यात्रा कर चुके होंगे। तो एक बिंब बनाने के लिए आप अपने मन मस्तिष्क में पहाड़ी इलाके को जरूर ध्यान में रखिए। वैसे हमने लगभग 7 बार शिमला की यात्राएं की हुई है, और कारण यही था कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू और परीक्षाओं के कारण तो हमने वहां पर बहुत सारी चीजों को अनुभूत किया। और इस कविता को जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत यादें वहां से आ रही थी। तो इस कविता को पढ़ते हुए जो भी विद्यार्थी इन इलाकों में गए हुए हैं, एक बार जरूर उनको ध्यान में रखेंगे। नागार्जुन लिखते हैं कि बादल को घिरते देखा है। मैंने कहा कि घिरना और देखना ये दो क्रियाएं एक साथ उपस्थित हुई हैं, और देखा हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि बादल को घिरते देखा, यानी कि जो तत्कालिक क्रिया वहां पर चल रही है, कवि की दृष्टि तुरंत वहां पर पहुंची हुई है। और लिखते हैं अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल मतलब हिमालय के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, यह पहला पदबंध है जिसके माध्यम से कवि नागार्जुन ने हिमालय की यात्रा के दौरान वहां पर उपस्थित हैं और वहां पर उनको एक घटना दिखाई देती है बादल के घिरने की। उसी का चित्रण इन्होंने किया हुआ है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, शिखरों मतलब चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। और देखने के बाद कवि क्या महसूस कर रहा है उसके बारे में यहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन मतलब तुषार या पाला, जैसे हम अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो जिसको हम कोहरा बोलते हैं या फिर कुहासा बोलते हैं, आप उन जाड़ों के दिनों को जरूर याद कीजिए, ठीक है। तो वहां पर लग रहा है कि बादल चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन पर्वतीय इलाका है तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि स्नोफॉल हुआ है। तो छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल ठंडे तुषार कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर एक बहुत बड़ी झील है जिससे कि कई नदियां निकली हुई हैं। अगर यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े होंगे जिनको भूगोल की जानकारी होगी तो वो जानते होंगे कि कौन कौन सी नदियां निकली हुई। वैसे आप देखेंगे कि खासतौर से जो पर्वतीय इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, 2 नदियां उधर से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो यहाँ पर कवि ने मानसरोवर का भी जिक्र किया हुआ है कि हिमालय के शिखरों पर, चोटियों पर थोड़ी सी बर्फबारी हुई है, और लग रहा है कि मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, उन तुषार रूपी जो कण है, जो बर्फ के कण है, उनको वहां पर मौजूद कमलों के ऊपर गिरते देखा है। ये क्रिया आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान में बादल को घिरते देखा है। चारों तरफ बादल घिर रहा है और हल्की फुल्की वहां पर बर्फबारी भी शुरू हुई है, जिसका चित्रण कवि नागार्जुन ने वहां पर उपस्थित दृश्य के आधार पर किया हुआ है। आगे इसमें है कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंत खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब ये दूसरा दृश्य देखिए, अभी तक हिमालय के आसपास की जो स्थिति थी उसका चित्रण किया गया। अब इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कि अपने दूसरे वातावरण से परेशान होकर अब हिमालय की तरफ अग्रसर हो गए। देखते हैं इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से कि तुंग हिमालय के कंधों पर, ऐसे लग रहा है कि हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। अगर आप पर्वतीय इलाके में आप भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर कोई बुलर झील है, तो कोई हिमाचल प्रदेश में कई झीलें हैं, ठीक है।
तो छोटी बड़ी कई झीलें हैं उसके कंधों पर, ऐसे लग रहा है कि हिमालय के, उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल मतलब पानी का कलर जो है, रंग, उसके तरफ कभी संकेत करा है कि कई जगहों पर श्यामल रंग दिखाई पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा सांवलापन लिए हुए। कई जगह आकाश की परछाई पड़ रही है, तो जो जल है वो नीले कलर का, नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। और यही नहीं, समतल देशों से आकर, समतल देश मतलब जो मैदानी इलाके हैं, जैसे हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर जो भी मैदानी इलाके हैं, ये समतल देश कहे जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि समतल देशों में और पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा जो जनजीवन होता है उसको जीने में अंतर आप देखेंगे। इसीलिए कई बार जब मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि क्या आप मैदानी इलाके से हैं तो पहाड़ी इलाके में सर्वाइव कर पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे कि नहीं। तो नहीं लेने का अगर मन होता है, चयन करने का मन नहीं होता है, तो इस तरीके के निरर्थक प्रश्न किए जाते हैं। अगर लेने का मन होता है तो कोई सवाल नहीं किया जाता है। तो देखिए, बीच बीच में कुछ जीवनानुभव भी जुड़ जा रहा है, लेकिन समझाने के क्रम में। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी यात्राओं के बारे में बताना चाह रहा हूं। यहां पर कवि नागार्जुन लिखते हैं कि हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी झीलें हैं और उनमें पानी कहीं पर थोड़े गंदले श्यामल कलर के हैं, रंग के हैं, कहीं पर साफ आसमान दिखाई अगर दे रहा है तो आसमान के रंग के भी पानी दिख रहे हैं। और जो समतल देश है, मैदानी इलाके के पक्षी हैं जो कि वहां की गर्मियों से काफी परेशान है। पावस मतलब बारिश, और की उमस से, बारिश की एक उमस होती है, आपने महसूस किया होगा। कई बार हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी बोलते हैं कि आज बहुत उमस है। इसका मतलब है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ ही देर में बारिश हो सकती है। तो पावस की उमस से आकुल, यानी कि बरसाती उमस के कारण व्याकुल जो पक्षी हैं वो तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। ऐसे लग रहा है कि कमल के डंठलों के जो रेशे होते हैं या फिर जो धागे नुमा रेशा होता है उसको खाने के लिए, जो मीठा और तीखा दोनों होता है, उसको खोजते हुए कुछ पक्षी आ रहे हैं। और उन पक्षियों में एक खास पक्षी है जिसका नाम है हंस। तो नागार्जुन लिखते हैं कि इसमें हंसों को तीरते देखा है, मतलब तैरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। आप यहां पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण 2 तरीके से बताया जा रहा है। एक तो कंटिन्यूअस, निरंतर बताया जा रहा है कि बादल को घिरते देखा है, और उस घिरने की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि वहां का जो भी वातावरण है उसके समान होने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो बूंदे हैं कमलों पर गिरते हुए उनको देखा जा रहा है, फिर हंसों को तीरते हुए देखा जा रहा है, और साथ में जो क्रिया हो रही है कि बादल को भी घिरते हुए देखा जा रहा है। तो ये दूसरा पदबंध था। आपके मन में 2 दृश्य आ गए होंगे, एक तो हिमालय का, दूसरा हिमालय के आसपास के जो वातावरण है उनका। अब कभी बताता है कि आखिरकार वो किस महीने में गए हुए। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं ज्यादातर महीने में गया फेब और मार्च में, माने फरवरी और मार्च में मैं ज्यादातर शिमला की यात्राएं किया हुआ। और एक बार तो कुछ गर्मी के कपड़े में कम लेकर गया हुआ था, तो मेरी हालत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा वहां पर ठंडी पड़ रही थी। तो कवि जो है वो बसंत ऋतु में गया हुआ है, ऋतु बसंत का सुप्रभाव था। अब आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि आखिरकार ये महीना कौन सा रहा होगा। लगभग जिस महीने की मैं बात कर रहा हूं उसी के आसपास का ये समय रहा है। और बसंत, जिसको कि हम ऋतुराज के नाम पर भी जानते हैं। तो कवि नागार्जुन लिखते हैं तीसरे पदबंध में एक तरीके से कि ऋतु बसंत का सुप्रभाव था। एक तरफ तो प्राकृतिक हलचल हो रही है कि बादल घिर रहा है, चारों तरफ घेर रहा है और एक बदली नुमा मौसम बना हुआ है, और उसके ऊपर बसंत का महीना है, उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। और प्रभाव दिखाई पड़ने के बाद आगे की क्रियाएं क्या होती हैं कि मंद मंद था अनिल बह रहा। आपने महसूस किया होगा, आंधी आपको अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन जब मंद मंद हवा चलती है, इसीलिए अगर आपको कभी कभी मंद मंद हवा लेनी हो तो आप सभी स्कूटी बाइक जरूर चलाते होंगे, स्लो मोशन में 20 से 25 के स्पीड में आप चलिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। जिस मंद मंद हवा की बात की जा रही है वो उस हवा को आप अच्छे से अनुभूत कर पाएंगे। और हम तो बात कर रहे हैं उस पर्वतीय इलाके का कि बसंत का महीना है और हवाएं क्या कर रही हैं, धीरे धीरे मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल मतलब हवा, और अनिल का एक भाई है जिसका नाम है अनल। कमेंट्स कर आप लोग बता सकते हैं कि अनल का अर्थ क्या है। केवल मात्रा का अंतर है लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। हालांकि कई बार ये दोनों साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं, आग और हवा। हमने
बातों ही बातों में बता भी दिया है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसका अर्थ जानते भी रहे होंगे। तो हवा धीरे धीरे बह रही थी और इसके साथ बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल की चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बात की जा रही थी कि यह बसंत का महीना है, हवा बहुत ही मंद मंद और शरीर को आनंद पहुंचाने वाली चल रही है, और साथ में क्या है कि किरणें भी क्या है, बालारुण है। बालारुण इस शब्द बना हुआ है, हमने मनुष्य हूं में बताया हुआ था कि सूर्य का सारथी कौन है, अरुण है। तो बालारुण, ठीक है, इसमें संधि है। आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि बालारुण में कौन सी संधि हो सकती है। तो जो सूर्य की किरणें हैं, अभी सूर्योदय हुआ है, उषा काल के जस्ट बाद का समय है, जो कि ठंडी के दिनों में हमें आनंद पहुंचाती है। वैसे सूर्य का ताप कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तपाती हुई गर्मी। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है कि एक तरफ बादल घेरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सूर्य की किरणें मृदु लगेंगी। मृदु किरणें थी, ऐसी किरणें जो कि शरीर को आनंद पहुंचा रही थी या फिर वातावरण को आनंदित कर रही थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, और जब पर्वतों पर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में गए होंगे, मैदानी इलाकों के लोग, वहां के लोगों को तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंतर बाहरी लोग देखते हैं। जैसे आप दुबले पतले हो रहे हैं तो घर के लोग ज्यादातर नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आपको कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति बहुत दिनों के बाद देखेगा तो वो बता सकता है कि आप दुबले हुए हैं कि पतले हुए हैं। घर के लोग बताने मुश्किल है। यानी कि इस प्राकृतिक वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो मैदानी इलाके यानी कि उस इलाके के दूर के लोग बता सकते हैं। तो वहां पर क्या है, जो सूर्योदय की किरणें पड़ रही हैं पर्वतों पर, वो भी सोने की तरह चमक रहे हैं। एक दूसरे से विरहित होकर अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी। अब चकवा चकवी को बताने के लिए ऊपर की इतनी सारी लाइनों को कवि को लिखना पड़ा। चकवा चकवी आप देखेंगे हिंदी साहित्य में, जो कि संस्कृत साहित्य से भी प्रभावित हो सकता है, एक काव्य रूढ़ी के तौर पर प्रयुक्त होता है कि चकवा चकवी पक्षी रात में अलग होते हैं और दिन में एक दूसरे से मिलते हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी होगी, और यहां पर भी इस काव्य रूढ़ी को ध्यान में रखना है। ये प्रतीक के तौर पर है कि प्रकृति में आप देखेंगे कि सभी जीव जंतु रात में एक जगह होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप चकवा चकवी दोनों रात में अलग अलग होते हैं, विरह की स्थिति में होते हैं। उनके लिए दिन ही क्या है, संयोग की स्थिति है। तो यहां पर कवि नागार्जुन उस काव्य रूढ़ी को याद करते हुए प्रयुक्त किए हैं। उनका कहना है कि अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, एक दूसरे से विरहित हो निशा काल के चिर अभिशापित, मानो कि उनको साफ दिया गया है, श्राप दिया गया है कि रात में एक जगह आपको नहीं रहना है। तो अब क्या है कि सूर्योदय हो रहा है, उनके लिए भी सुखद स्थिति आ रही है कि बेबस लाचार चकवा चकवी रात में अलग हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सुबह हो। सुबह हुई तो बंद हुआ क्रंदन, उनका जो रोना गाना था। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग हैं तो दुखी होंगे, रो रहे होंगे, तो उनका भी क्रंदन क्या हुआ, बंद हुआ। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे यानी उस तालाब के किनारे, वो जो झील है उसके किनारे शैवालों की हरी दरी पर जो काई लगी हुई है, क्योंकि बारिश का महीना है तो काई लगी हुई है, शैवाल जिसको कहा जाता है। और कई बार आपने शैवालों पर फिसला भी होगा, चोट भी लगी होगी, लेकिन यहाँ पर कवि ने शैवाल को अलग ढंग से देखा है। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि चकवा चकवी के लिए कोई हरी दरी बिछाई गई है, जहां पर वो बैठकर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देख रहे हैं यहाँ पर समानांतर दो क्रियाएं हो रही है। एक तरफ तो बादल को घिरते हुए कवि देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है कि चकवा चकवी रात के इंतजार के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। और मिल रहे हैं तो दो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं, जिसको आप थोड़ा सा महसूस कीजिए कि मिल रहे हैं तो प्रणय भी कर रहे हैं और कलह। जब आप देखते हैं कि जो दाम्पत्य जीवन होता है, पति पत्नी का जीवन होता है, प्रेमी प्रेमिका का जीवन होता है, तो सिर्फ उसमें केवल प्रेम ही नहीं होता है,
बल्कि उसमें कलह भी होती है। तो यहाँ पर कवि ने दोनों पक्ष को देखा है। वो चाहते तो प्रेम को ही बताते, लेकिन उन्होंने लिखा कि प्रणय कलह छिड़ते देखा है। छिड़ना शब्द पे आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। हम अक्सर पढ़ते हैं कि युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। छिड़ना भी क्या है? क्रिया है। और इसके बाद बादल को घिरते देखा है। तो ये तीसरा पद बंद हो गया। उम्मीद है कि आपके मन में पूरे दृश्य उपस्थित हो गए। हिमालय, हिमालय के आसपास के जो वातावरण। आगे है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर घाटियां भी होती हैं, ठीक है। ऊंचाई नीचाई सब कुछ होता है। तो दुर्गम, जहां पर जो समतल देश के लोग हैं, मैदानी इलाके के लोग हैं, उनको पहुंचना मुश्किल होगा। तो दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभ से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब क्योंकि दुर्गम बर्फानी घाटियां हैं, वहां पर पहुंचना मुश्किल है। वहां पर सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर पेड़ पौधे भी हैं और चोटियां भी हैं। तो वहां पर कवि नागार्जुन ने देखा कि जो तरल तरुण कस्तूरी मृग है, वो एक खुशबू के उन्माद में, अपने ही खुशबू के उन्माद में, सुगंध में भटक रहा है, जबकि उसको ये पता नहीं है कि ये जो खुशबू है वो उसके नाभि से निकल रही है। जैसे इसके ऊपर के पदबंध में आपने देखा कि चकवा और चकवी दोनों को श्राप मिला हुआ है, जो रात में एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से बार बार हिंदी साहित्य में एक चीज आती है कि कस्तूरी मृग जो होता है वो अपने नाभि के अंदर जो सुगंध निकलती है उसको सूंघने के लिए, उसको पाने के लिए उन्मत्त होकर इधर उधर भागता है, जबकि वो सुगंध उसके नाभि के अंदर ही है। तो यहाँ पर कवि ने इस दृश्य को भी देखा कि जो मृग हैं इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और उनको सुगंध नहीं मिल रही है, तो अपने पर चिढ़ते देखा है। कई बार व्यक्ति को या फिर जीव जंतु को अपने ऊपर भी खींच आती है कि मैं कितना मूर्ख हूं, या फिर मैं उस चीज को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, ये पल आता है खुद पर चिढ़ना। सारी चीजें आप जानते हैं कि आपके ही हाथ में है, फिर भी आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसको पाकर हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, उस परीक्षा को पास कर सकते हैं, या फिर कोई नोट्स मिल जाए, कोई किताब मिल जाए। सारी चीजें आपके पास रहेंगी तो भी खुद आपको ही काम करना है। लाख आपको अच्छा मोटिवेटर मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, लेकिन काम करना है अपने से ही, नहीं तो फिर क्या बचेगा? अपने ऊपर चिढ़ते देखा है। कई बार लोगों को लगता है कि इससे बढ़िया तो हम सेल्फ स्टडी कर लिए होते, फालतू में यहां पर आ गए। तो यहां पर आपको उसी के लिए मोटिवेट किया जाता है कि हम तो एक साधन है, साध्य तो आप हैं, ठीक है। इस साधन का उपयोग कीजिए और साधना कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। तो इस कस्तूरी मृग का जो चरित्र है वो विद्यार्थियों के अंदर भी पाया जाता है। सब ताकत उनके नाभि के अंदर है, उनके हृदय के अंदर है, उनके मन के अंदर है, लेकिन वो इधर उधर भागते रहते हैं और अंत में चिढ़ना पड़ता है। इस कविता, इस पदबंध से ये भी सीखिए आप। उम्मीद है कि अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश यही है कि लगातार कविताओं के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाए और कहानी के माध्यम से बता दिया जाए कि किसी भी तरीके से घुमाकर सवाल आए भी तो आपको लगे कि हमने तो अच्छी जगह से पढ़ाई की हुई है और इस सवाल का जवाब हम क्यों नहीं दे पाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कई बार धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि विचार आते हैं। एक मुक्तिबोध की कविता है, विचार बैठे बिठाए नहीं आते हैं, काम करते वक्त आते हैं। जब इस कविता का मैं अध्ययन कर रहा था तो सामान्य एक पाठक के रूप में देख रहा था, लेकिन जब आप सभी से बात करता हूं तो मेरे मन में वो 65-70 हजार विद्यार्थी दिखाई देते हैं। कमरे में मैं अकेले हूं, अपने से ही बकबका रहा हूं, अपने से ही एकालाप कर रहा हूं, लेकिन जब आप सभी के कमेंट्स आते हैं तब लगता है कि अकेला नहीं, कई लोग हैं मुझसे जुड़े हुए। तो मुक्तिबोध की कविता है, विचार आते हैं, मैला ढोते वक्त विचार आते हैं, मजदूरी करते वक्त विचार आते हैं, मतलब कर्म करते हुए आपके मन में विचार आते हैं। जैसे आप नहाने जाते हैं तो आपके मन में विचार आता है, जब आप शौच करने जाते हैं तो आपके मन में विचार आता है। विचार हमेशा नहीं आते। तो देखिए यहाँ पर लगातार कविता को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने चकवा चकवी को देख लिया, कस्तूरी मृग को देख लिया,
अब नागार्जुन इस पदबंध में एक अलग तरीके की बात कह रहे हैं। नागार्जुन ने अपने जीवन में कालिदास की रचना मेघदूत का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया हुआ था, तो बार बार उनकी रचनाओं में मेघदूत का जिक्र आता है। आप सभी के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि अभी हाल ही में हमने नागार्जुन की एक कविता पढ़ी जिसमें मेघदूत का जिक्र किया गया है। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। कविता का नाम है कालिदास। तो इस कविता में भी नागार्जुन के ऊपर मेघदूत का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। लिखते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। अब मेघदूत में जो यक्ष यक्षिणी का आपस में संवाद है और उसमें दूत के रूप में बादल इत्यादि का जो प्रयोग किया गया है, उसी के तरफ संकेत नागार्जुन ने किया है। कहते हैं कि कहां गया धनपति कुबेर वह, कुबेर को देवताओं के समय उद्योगपति धनपति के रूप में जाना जाता था, सबसे ज्यादा धन इनके पास था। और उस समय इन्हीं कुबेर के पास विमान भी था, जिससे कि राम भी रावण को पराजित करके वापस अयोध्या आते हैं कुबेर के ही वाहन से, विमान से। कुबेर की जो राजधानी है वो अलका है, जिसको कि अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जिनके नाम में भी अलका लगा हुआ है। कई बार मैं कमेंट्स देखता रहता हूं। तो नागार्जुन लिखते हैं कि कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका। सवाल कर रहे हैं, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। मतलब जैसे गंगा जल का जो प्रवाह है असीमित है, ढूंढा परंतु लगा क्या, बहुत खोजा लेकिन हाथ क्या लगा, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। बादल को घिरते देखते हुए ये सारी बातें नागार्जुन के मन में आ रही। फिर कहते हैं कि जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन कहते हैं कि हमने जो मेघदूत में पढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि ये कवि कालिदास की कल्पना है। कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि ये कल्पना है, तो मैं तो इस नभचुंबी यानी आकाश को छूने वाले कैलाश के शीर्ष पर बैठकर इन सारे दृश्यों को देख रहा हूं, और बादल गरज गरज कर बादलों को गरजते हुए आपस में भिड़ते हुए देखा है। कई बार जब घनघोर बारिश होती है तो बादल आपस में ऐसे लगता है कि भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई पड़ दिया, और नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा के माध्यम से कालिदास की रचना मेघदूत को भी याद कर लिया है। आगे लिखते हैं कि शत शत निर्झर निर्झड़ी कल मुखरित देवदार कानन में, यानी पर्वतीय इलाकों में आप देखेंगे कि बहुत सारे झरने, वहां देवदारू के वृक्ष हैं, एक तरीके से उसी का जंगल है। देवदारू एक निबंध लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो नागार्जुन कहते हैं कि भले कालिदास मेघदूत में कल्पना से चीजों को लिखे होंगे, लेकिन हमने तो साक्षात देखा है। वहां पर झरने हैं, देवदारू के घने जंगल है, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंजल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में। अब वहां के लोगों के बारे में नागार्जुन बात कर रहे हैं। अभी तक प्रकृति का चित्रण कर रहे थे, लेकिन अब वहां के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वहां का जो घर है, सफेद लाल भोजपत्रों से निर्मित कुटियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं, रंग बिरंगे सुगंधित फूल भी हैं, और उन फूलों का प्रयोग वहां की स्त्रियां जो वहां के जो भी सौंदर्य प्रसाधन के रूप में फूल हैं उनका प्रयोग कर रही हैं, अपने कानों में लगाई हुई हैं, और माला तो ऐसे उन्होंने पहना है मानो कि इंद्रनील हो, और शंख सरीखे सुघड़ गलों में। शंख का गला सुघड़ माना जाता है, सबका गला सुघड़ नहीं होता है, बल्कि जिसका गला शंख नुमा होता है उसी के गले को सुघड़ माना है। कवि ने यहाँ पर उसका भी संकेत किया हुआ है कि अपने शंख नुमा सुघड़ गले में उन्होंने पुष्पों की, फूलों की माला को पहना हुआ है,
कानों में कुवलय लटकाए, कुवलय मतलब कुंडल जो होता है लटकाए हुए हैं, शतदल लाल कमल वेड़ी में, और अपने वेड़ी में अपनी चोटी में भी फूलों का, यानी आप देख रहे हैं कि लगातार फूलों का उपयोग वहां पर सौंदर्य बढ़ाने में किया जा रहा है। इसी तरीके से कालिदास की एक और रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोगों ने पढ़ी होगी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि नाटक है, और उसकी जो नायिका है शकुंतला, वो भी जंगलों में रहती है। वो कोई इस तरीके से ब्यूटी पार्लर या सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि इन्हीं फूलों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से ही अपने सौंदर्य को बढ़ाती है। शकुंतला बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में उसका चित्रण कालिदास ने किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नागार्जुन ने पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों के सौंदर्य का वर्णन भी किया हुआ है, और किस तरीके से क्या पहने हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। आगे लिखते हैं कि पान पात्र द्रक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने। वहां के लोग खाने पीने के लिए जो भी चीजें हैं उसको भी रखे हुए हैं, लोहित चंदन की त्रिपटी पर, और यहां तक कि चंदन की त्रिपटी भी उन्होंने लगाई हुई है। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो हिमालय पर्वत के आसपास के इलाके का वर्णन करते हुए नागार्जुन ने बताया कि वहां के जो लोग हैं वो कैसे अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं। लिख रहे हैं यहां पर कि लोहित चंदन की त्रिपटी अपने ऊपर लगाते हैं। लोहित मतलब लाल। लोहित नाम की एक नदी भी है, पर्वतीय इलाके में ही है, आप चाहें तो इसको भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो वहां के लोग क्या है, नरम निदाग, नरम मुलायम और जिसपे दाग न हो, मतलब साफ सुथरे, बाल कस्तूरी। दो शब्द आप देखिए इस कविता में, एक आया बालारूढ़, जिसके बारे में हमने आपसे सवाल भी पूछा हुआ है, और बाल कस्तूरी, यानी कि या कोई वृद्ध कस्तूरी होगा तो उसका चमड़ा उतना नरम निदाग निर्मल नहीं होगा। यहाँ पर बाल कस्तूरी मतलब जो हिरण का छोटा बच्चा है उसके खाल को, मतलब मृग छाले को नीचे बिछाकर पालथी मारकर, और ऐसे लग रहा है कि मदिरा पान करते हुए वहां के जो उन्मत्त किन्नर किन्नरियां, किन्नर हमारे तरफ किन्नर ट्रांसजेंडर के रूप में देखा जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में एक समुदाय का नाम है किन्नर। इसीलिए राहुल साकृत्यायन की एक रचना है किन्नर देश में, ठीक है, क्योंकि राहुल साकृत्यायन घूमने के लिए जाने जाते थे, अथा तो घुमक्कड़ के रूप में जाना जाता था उनको। नागार्जुन को भी यात्री उपनाम से जाना जाता है, आपने ऑनलाइनर किताबों में जरूर पढ़ लिया होगा, तो मैंने जोड़ दिया। नागार्जुन लिखते हैं कि वहां के जो लोग हैं अपने बहुत ही मदमस्त जीवन को बिता रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वहां की प्रकृति है, वैसे वहां का जैसे वातावरण। मैदानी इलाकों में देखेंगे तो इस तरीके का दृश्य आपको नहीं दिखेगा, कोई इधर बाइक लेके जा रहा है, कोई उधर फोर व्हीलर लेके जा रहा है, कोई किसी को टक्कर मार दे रहा है, इस टाइप का। लेकिन पर्वतीय इलाकों का जो जीवन है अलग ढंग का, इसीलिए लोग टूर बनाते हैं कि हमें उत्तराखंड जाना है, हमें हिमाचल प्रदेश जाना है, हमें जम्मू कश्मीर जाना है, वैष्णो देवी लोग जाते हैं, तो यही सब देखने के लिए। वो उधर जाने के बाद मन में एक शांति होती है। तो यहाँ पर देखिए नागार्जुन ने लिखा कि वहां की जो एक खास जाति है, समुदाय है, किन्नर किन्नरियां, वो क्या है, मदिरारूढ़ आंखों वाले हैं, मृग छालों पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं, अपना मगन है, जीवन बिता रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, मृदुल मनोरम अंगुलियों को, उनकी जो अंगुलियां हैं, पहाड़ी लोगों की स्किन को भी आप देखेंगे तो बड़े अलग ढंग के हैं, ठीक है, मृदुल है, मनोरम है, उनकी अंगुलियां ऐसे लग रहा है कि बंशी बजा रहे हैं। तो कभी भी उसको बड़ी सूक्ष्मता से देखा है कि बंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस पूरी कविता में कवि नागार्जुन अपनी हिमालय यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा, चाहे प्राकृतिक रूप से देखा या फिर हिमालय के आसपास निवास करने वाले लोगों को देखा, उनकी गतिविधियों को देखा, पूरे उसको काव्य रूप को प्रदान करते हुए कविता लिख दी, बादल को घिरते देखा। इसमें कवि नागार्जुन ने देखा शब्द का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस कविता में जो भी उनके अनुभव रहे हैं वो खुद महसूस किए गए रहे हैं, उन्होंने खुद देखा है। अपने कविताओं में विविधता के लिए जाने जाते हैं, हर तरीके की कविता नागार्जुन ने लिखी है। खासतौर से उनकी कविता में राजनीतिक व्यंग बहुत दिखाई पड़ता है। अपने तत्कालीन जो सरकारें हैं उनकी
खरी आलोचना करने के लिए भी नागार्जुन जाने जाते हैं। तो शासन की बंदूक शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ऐसा शासन जो बंदूक की नोक पर अपना काम कर रहा है। और कवि जो है उस शासन की एक तरीके से आलोचना करते हुए या फिर उस पर व्यंग करते हुए पूरी कविता लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम कुछ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिंदु देख लेते हैं कि इस कविता का प्रकाशन कब हुआ था। शासन की बंदूक जो कविता है, इसका प्रकाशन सन 1966 में हुआ था। कई जगह पर इसको 1966 भी बोलते हैं। 1966 में इस कविता को नागार्जुन ने लिखा था। राजनीतिक व्यंग्य के तौर पर इस कविता को देखा जा सकता है। जो भी उस समय सरकारी व्यवस्थाएं थी या फिर सरकारी नीतियां थी, उन पर एक तरीके से नागार्जुन ने व्यंग किया हुआ है। ये कविता एक मायने में और खास है कि ये दोहा छंद में लिखी गई कविता है। अक्सर हम दोहा छंद का प्रयोग देखते हैं कि भक्ति काल और रीति काल में खूब किए गए थे, और दोहा को केंद्र में रखते हुए बिहारी ने बिहारी सत से ही लिखा हुआ था। लेकिन आधुनिक काल जो कि मुक्त छंद की बात करता है, कविता को मुक्त छंद में रखने की बात कवियों ने की है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से नागार्जुन ने पुराने काव्य रूप को दोहराया है और नए तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। यानी सवाल पूछा जा सकता है कि शासन की बंदूक नाम की जो कविता है, ये किस छंद में लिखी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है दोहा छंद में। और जैसे ही मैंने कहा कि दोहा छंद में यह कविता लिखी गई है, तो आपके मन मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि आखिरकार दोहा किस प्रकार का छंद है। मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग को दौड़ा लें। बाकी संकेत के रूप में मैं बता सकता हूं कि 13-11 का इसमें रेशियो है। ठीक है, दोहा छंद जो कि भक्ति काल और रीति काल का एक प्रमुख छंद था, लेकिन नागार्जुन ने आधुनिक काल में और खास तौर से आजादी के बाद आकर एक कविता लिखते हैं, शासन की बंदूक। इस कविता में आप देखेंगे कि कई चरित्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विनोबा भावे आएंगे। ठीक है, तानाशाही हिटलर का भी प्रयोग इसमें किया गया है, गांधी को भी याद किया है नागार्जुन ने। इसके बाद अंत में कविता में पता चलेगा कि जो सरकारी नीतियां होती हैं वो केवल मनुष्य विरोधी होती हैं, आम जीव जंतुओं पर उनका बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ता है। कविता आप देखेंगे सन 1966 में 66 में लिखी गई है, लेकिन इसका जो भाव है, भारत में आपातकाल जब लगा हुआ था तो उस समय का कुछ यहाँ पर संकेत आपको मिलेगा। यानी लगेगा कि कविता आपातकाल को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। ये कविता छोटी कविताओं में से गिनी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी कविता है। जब हम इसका वाचन करेंगे, पाठ करेंगे, तो और अर्थ खुलकर आएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने के बाद हम कविता का पाठ करते हैं, देखते हैं कि कविता में नागार्जुन ने किस तरीके से तत्कालीन शासन की बात की है, और जो शासन है आजादी के बाद भी, जहां पर आम जनजीवन को अमन चमन की बात ध्यान में रखनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर शासन जो है बंदूक की नोक पर काम करना चाहता है। तो उसी का पूरा बिंब यहाँ पर नागार्जुन ने रखने का प्रयास किया हुआ है। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। देख रहे हैं कि ये दोहा छंद में कविता लिखी गई है, और इसमें नागार्जुन ने सबसे पहले वही बिंब प्रस्तुत कर दिया है, कंकालों की हूक। यानी कंकाल उसे कहा जाता है जब किसी मनुष्य का निधन हो जाता है तो बची हुई हड्डियों की जो संरचना होती है वो कंकाल कही जाती है। तो यहाँ पर नागार्जुन ने ये कल्पना की है, इमेजिनेशन की हुई है कि मानो जो कंकाल है, कंकालों की जो आह है, वो खड़ी हो गई है चाप कर, मजबूती के साथ खड़ी हो गई है, और उसको देखने से ऐसे लग रहा है कि आकाश में कोई विशाल विराट बंदूक है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कंकाल आपके मन में आना चाहिए आपके सामने की कंकाल कभी क्या है कि ये उसकी कल्पना है। ऐसे लग रहा है कि जो कंकाल हैं उनकी जो आह है वो पूरे आसमान में बंदूक की तरह खड़ी हो गई। आगे और कविता क्लियर होगी। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक,
जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। तो 1966 का समय रहा है और जो भी आगे के 4-5 साल रहे हैं, ये शासन रहा हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी मेहनत के बाद आजादी प्राप्त की कि अपने लोग होंगे, अपनी इच्छाएं होंगी और वो पूरी होंगी, लेकिन यहाँ पर तो जस्ट उल्टा हो रहा है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यानी कि पूरी तानाशाही चरम पे है। गुमान, आप शब्द देख रहे हैं कि तानाशाही के रूप में सरकार अहंकारी हो गई है और इस पर सभी थूक रहे हैं, सभी थू थू कर रहे हैं, सभी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। और यही नहीं, जिसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक, और जो शासन बंदूक के नोक पर अपना काम करना चाहता है वो भी अंधा, गूंगा, बहरा सब कुछ हो गया है। उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ अपनी नीतियों के आगे, सिर्फ अपनी नीतियों को शासन की बंदूक के नाम पर वो पूरा करना चाह रहा है, जिससे कि ऐसे लग रहा है कि हमने लोकतांत्रिक ढंग की सरकार नहीं चुनी है, बल्कि कोई हिटलरी गुमान वाली सरकार चुन ली है। और इस पर सभी निंदा कर रहे हैं, सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आप देखेंगे कि कानी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पहले हमने नागार्जुन की ही कविता अकाल और उसके बाद में इस शब्द का प्रयोग देखा था। कानी कुतिया वहां पर प्रयोग किया गया था और यहाँ पर नागार्जुन ने कानी हो गई शासन की बंदूक के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। यानी नागार्जुन इस शब्द को अपने कविता में लाने का प्रयास हमेशा करते हैं और किसी न किसी काव्य रूढ़ी के दृष्टिकोण से इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक खास अर्थ प्रदान करने के लिए है कि चीजों को देखते हुए भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। आगे और कविता में लिखा गया है, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। जहां पर शासन की बंदूक कानी हो गई है, यानी शासन बंदूक की नोक पर आवश्यक चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, वहीं उसकी बधिरता भी 10 गुनी बढ़ गई है, यानी किसी भी चीज को अनसुनी कर देना। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है विनोबा। इनका पूरा नाम है विनोबा भावे, जो कि किसानों के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और भूदान आंदोलन से इनका गहरा संबंध रहा है। और कई आलोचकों का मानना है कि विनोबा भावे सरकारी संत थे, सरकार के हिसाब से वो अनशन आंदोलन जो भी करते थे। जैसे विनोबा भावे को ज्यादा समझने के लिए सन 2012 में एक इन्हीं की तरह आंदोलनकारी आए हुए थे जिनका नाम है अन्ना हजारे, ठीक है। उसी तरीके से विनोबा भावे भी थे। ऐसा माना जाता है कि जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था तो विनोबा भावे ने उसकी आलोचना न करके उसका समर्थन किया था और कवि नागार्जुन का ध्यान विनोबा भावे की तरफ गया हुआ है। वे लिखते हैं कि बढ़ी बधिरता 10 गुनी, जहां सरकार बधिर हो गया है और यही नहीं, उसकी बधिरता 10 गुनी बढ़ गई है और साथ में जो आम जनता के रक्षक हैं या फिर उसको दिशा दिखाने वाले हैं वो भी मूक हो गए हैं, मौन धारण कर लिए हुए हैं। आजकल भी कई आंदोलनकारी मौन धारण कर चुके हैं जब हम इस कविता पर बात कर रहे हैं तब। तो विनोबा भावे भी मूक हो चुके हैं, चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। धन्य 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 वह शासन की बंदूक। यहां पर कवि ने 3 बार प्रयोग किया है धन्य धन्य, ठीक है। एक तरीके से देख रहे हैं ये व्यंग के तौर पर है कि धन्य वह शासन की बंदूक। ये जो सरकार है जो बंदूक के नोक पर काम करना चाहती है वो धन्य, व्यंग के रूप में धन्य शब्द आया हुआ है। आगे लिखते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जो शासन है वो काना हो चुका है, बधिर हो चुका है, बहुत लोगों को चुप करा चुका है। साथ में जिस गांधी के सपने को लेकर भारत आगे बढ़ रहा था, अब वो भी गांधी का सपना धीरे धीरे निरर्थक साबित हो रहा है। सत्य स्वयं घायल हुआ,
गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। अब सत्य क्या है, वो स्वयं घायल हो चुका है, वो भी घायल हो चुका है, और अहिंसा चूक गई है। यानी सत्य और अहिंसा दोनों निरर्थक साबित हो गए। यानी धीरे धीरे गांधीवाद भी खत्म हो रहा है। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, और शासन की बंदूक जहां तहां दगने लगी, यानी कि गोली, यानी कि बंदूक की नोक पर चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाने लगा। इस तरह से सत्य, अगर कोई सही बात कह रहा है, सत्य की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो शासन है वो तानाशाही हो चुका है, हिटलरी गुमान में आ चुका है। फलस्वरूप अहिंसा भी चूक गई है, क्योंकि यहाँ पर जब शासन की बंदूक चलेगी तो अहिंसा को चूकना ही है। यहाँ पर अहिंसा की जगह पर हिंसा ही शब्द आएगा। तो नागार्जुन राजनीतिक व्यंग करते हुए लिखते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, सत्य स्वयं से घायल हो चुका है, और अहिंसा भी चूक गई है, और जहां तहां शासन की बंदूक दगने लगी है। और आखिरी जो पंक्ति है ये बहुत कुछ कह रही है। ये पंक्ति उस तरफ संकेत कर रही है कि जो शासन की बंदूक है ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य विरोधी है। जली ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन आखिर की पंक्ति में लिखते हैं कि तमाम चीजें निरर्थक साबित हो रही हैं, विनोबा भावे मूक हो गए हैं, सत्य और अहिंसा चूक गई है, लेकिन जो कोकिला है, जो कोयल है, यानी जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने कामों को कर रहे हैं। शासन की बंदूक उनका कुछ नहीं कर पा रही है, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। और नागार्जुन ने लिखा कि जली ठूंठ पर बैठकर, ठूठ, ठूठ शब्द का प्रयोग तब किया जाता है खास पेड़ों को लेकर जिनके ऊपर कोई जो न कोई शाखाएं होती हैं और न पत्तियां होती हैं, कुछ नहीं, बल्कि वो ठूंठ के रूप में होते हैं, ठीक है, और सूख गए होते हैं। जब वो अगर जले हुए हों तो और खतरनाक साबित होते हैं। उस पर बैठकर जो कोयल है वो कूक रही है, और शासन की बंदूक जो तमाम चीजों को नियंत्रित कर चुकी है, तमाम चीजों को अपने हाथों में ले ली है, वो कोयल को कूकने से नहीं रोक पा रही है। बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। जैसे ही गोली छूटती है, कोकिला कूक कर उड़ जाती है, या फिर वो अपने कूकने में कामयाब रहती है, बोलने में कामयाब रहती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नागार्जुन ने 1966 में एक कविता लिखी हुई थी, और एक कविता कहीं न कहीं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की तरफ संकेत कर रही है कि कवि ने उस परिस्थिति को कैसे देखा है। एक तरीके से इसको ऐतिहासिक कविता के रूप में हम देख सकते हैं, और आपातकाल के दौर को भी समझ सकते हैं कि आखिरकार उस समय कैसी स्थिति रही होगी। क्योंकि कई बार हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि जब शासन आम जनता की बात को ठीक से नहीं सुनता है, तो जितने भी प्रवक्ता इत्यादि हैं या फिर आसपास के बुद्धिजीवी हैं, उनका यही कहना रहता है कि ये अघोषित आपातकाल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नागार्जुन उस जमाने में आजादी के लगभग 20 साल बाद की स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से हमने तत्कालीन राजनीति को भी देखा, और उस राजनीति को नागार्जुन कितनी सूक्ष्मता से और गंभीरता से महसूस करते हैं, उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। और जो भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि शासन की बंदूक कविता को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और इनकी पंक्तियों को भी अच्छे से देख लिया होगा कि अगर किसी भी पंक्ति को उठाकर उसके भावार्थ को पूछा जाए, या फिर उसमें आए हुए किसी शब्द का अर्थ पूछा जाए, तो आप तुरंत बता देंगे। और बाकी इसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए सवाल आएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से कर पाएंगे। नागार्जुन अपनी कविता मनुष्य हूं में क्या बताना चाहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि हम मनुष्य होते हुए भी अलग अलग कर्मों में लीन रहते हैं, अलग अलग कामों को करते हैं, और अचानक मन से आवाज आती है कि हम भी तो मनुष्य हैं। और यही स्वर आप देखेंगे इस कविता में है। आपने सुना भी होगा अपने आसपास में कि लोग
कामों को करते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि वो मशीन हो चुके हैं। लेकिन अचानक बोल उठते हैं कि हम भी तो आदमी हैं, हम भी तो आदमी हैं, हमें भी टाइम लगता है कोई काम करने में, या फिर हमें भी अपने मनुष्य होने का अनुभव होना चाहिए। तो नागार्जुन अलग अलग कविताएं जरूर लिखे हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से उन्होंने कवि समाज के बारे में चित्रण किया है कि आखिरकार जो कवि है, जो कि समाज में घटने वाली हर समस्या, हर मुद्दे को अपनी कविता का विषय बनाता है, लेकिन आखिर में वो भी एक मनुष्य है। मनुष्य के रूप में ही कवि को देखने का आग्रह इस पूरी कविता में किया गया है। और कवि का संबंध सृष्टि के अन्य विषय वस्तुओं से कैसे है, उसके बारे में भी पूरा विस्तार से इस कविता में बताया गया है। तो हम इसका पाठ करेंगे, उसके पहले एक बार हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये लगे कि यहाँ से किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तक हम बताते आ रहे थे कि फला कविता फला वर्ष में प्रकाशित हुई है, लेकिन जब मैं मनुष्य हूँ कविता को देखता हूँ तो इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर अभी तक कोई हमें प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है। तो हो सकता है कि परीक्षा में भी इस तरीके से सवाल इस कविता को ध्यान में रखते हुए न पूछा जाए। इसके पहले हमने कालिदास, अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, खुदरे पैर के प्रकाशन वर्ष को विधिवत तरीके से और प्रामाणिक तरीके से बताया है। जब प्रकाशन वर्ष की बात आ रही है तो मुझे आप सभी के कई कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें कि आप लोगों ने कहा कि सर फला प्रकाशन वर्ष को, खासतौर से खुदरे पैर को लेकर आप लोगों ने कहा कि इसका प्रकाशन वर्ष कुछ किताबों में 1961 दिया गया है, जबकि हमने यहाँ पर 1957 आप सभी को बताया हुआ है। और हमने बताया कि इन कविताओं को जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ वो कविताएं नागार्जुन संचयन से ली गई हैं, जिसके संपादक हैं राजेश जोशी। तो इसको मैं प्रामाणिक तौर पर देखने का आग्रह कर रहा हूं कि भले आपको तमाम गाइड नुमा किताबें या फिर कुछ ऐसी किताबें जो कि यूजीसी नेट की परीक्षाओं को पास कराने में या क्वालिफाई कराने में आप सभी को मदद कर रही हो, वहां पर प्रकाशन वर्ष 1961 दिया गया है। लेकिन अगर मूल किताब के दृष्टिकोण से देखें तो इसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ है। हमने भी अपने अलग अलग वीडियो में कहीं कहीं बताया हुआ है कि 1961 में, लेकिन जब गहराई से और गंभीरता से मूल टेक्स्ट का हमने अध्ययन करना शुरू किया तो कुछ कुछ तथ्यों में हल्का सा हेर फेर हो रहा है। तो इस कविता में कवि ने कवि समाज का चित्रण किया है कि कवियों के ऊपर कितना दायित्व है। भले आज के दौर में हम समकालीन कवियों को हल्के में लें, लेकिन वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो कवि को मनुष्य के रूप में देखने का आग्रह इस पूरी कविता में किया गया है, और शेष सृष्टि से कवि का क्या संबंध है उसको भी बताने का प्रयास किया गया है। ये पूरी कविता 3 पदबंधों में बटी हुई है। अक्सर जब हम नागार्जुन की बात कर रहे हैं तो उनकी कविताओं में आप देख रहे हैं कि पदबंध है। पहले पदबंध में किसी अलग दृश्य का वर्णन है, दूसरे पदबंध में किसी अलग दृश्य का वर्णन है, ऐसे ही अलग अलग पदबंध। ये जो कविता है प्रश्न शैली में लिखी गई है, यानी जो कवि है वो खुद से भी सवाल कर रहा है और कवि समाज से सवाल कर रहा है, और इस पृथ्वी पर जितने भी बौद्धिक जीव हैं उनसे सवाल कर रहा है। एक तरीके से इस कविता में संवाद शैली को भी अपनाया गया है, और ये संवाद शैली है आत्ममंथन, अपने खुद से चिंतन करने की शैली में पूरी कविता लिखी गई है। जब हम इसका पाठ करेंगे तो इसका अर्थ और भी खुलेगा। नागार्जुन लिखते हैं कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। ये जो पंक्ति है ये बहुत कुछ कह रही है इस कविता के शुरुआत के लिए। नागार्जुन का कहना है कि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं, नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, क्या हमें कभी थकान नहीं होती है। इसका मतलब है कि यहां सवाल पूछा गया है, जाहिर सी बात है कि थकान होती है। अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं, कभी सवाल कर रहा है क्या बिना थके हारे दिन रात या हमेशा नील गगन में, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो नीला आकाश है उसमें उड़ सकता हूं, उन पक्षियों की तरह जो नीले गगन को कितनी बार मापने की कोशिश करते हैं। और कभी आगे कहता है मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया। भास्वर मतलब चमकती हुई, सूर्य की किरणें या फिर दिन में जो भी प्रकाश हो रहा है उसे चमकते हुए जो भी दृश्य है उसकी छाया, मेरे चितकबरे पंखों की चमकती हुई छाया क्या न कभी स्तंभित होती है।
क्या कभी वह निश्चल रहती है? सवाल पूछ रहा है कभी यहाँ पर। और हरे धान की स्निग्ध छटा पर आपको प्रकृति यानी कि किसानों के खेत में कवि ले जाने का प्रयास कर रहा है कि हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। यानी हरे धान की स्निग्ध मोहित करने वाली सुंदर छटा पर, उड़द मूंग की निविड़, निविड़ मतलब घना या फिर सघन जटा, जैसे बालों की उलझन होती है, बालों की जो गुत्थियां होती हैं उनको जटा कहा जाता है। वैसे ही उड़द और मूंग, दो फसलों की चर्चा यहाँ पर की गई है, उनकी घने या सघन जटाओं पर या फिर समूहों पर क्या मेरे चितकबरे पंखों की छाया पड़ती है। यानी कवि पहले पदबंध में अपने को पक्षी से तुलना कर रहा है कि जिस तरीके से पक्षी दिन रात थोड़ा बहुत आराम करने के बाद दिन रात इस नीले आसमान में उड़ते हैं और उनकी छाया धानों पर, उड़द की मूंग पर पड़ती है, क्या वैसे मेरी भी पड़ती है? क्या मैं कभी नहीं थकता हूं? क्योंकि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। ये है मेन पंक्ति इस पूरी कविता की। जो महत्वपूर्ण इसमें शब्द थे जिसको कि पंक्तियां देकर पूछे जा सकते हैं कि इसके अर्थ क्या होंगे, उसमें आपको ध्यान में रखना है अहोरात्र मतलब दिन रात, भास्वर मतलब चमकना, या फिर भास्वर से एक शब्द बना हुआ है भास्कर, जिसको कि हम सूर्य कहते हैं। यानी कि भास्वर मतलब चमकना या सूर्य दिन भी इसका अर्थ होता है। स्तंभित मतलब निश्चल, स्निग्ध मतलब देखने में सुंदर या फिर मोहित करने वाला, निविड़ मतलब घना या सघन, ठीक है। और जटा, जटाधारी नाम सुना होगा, जैसे कि आपने साधुओं को देखा होगा तो उनकी जटाएं जो बड़ी सी होती हैं उनको उसी को जटा कहा जाता है। लेकिन कवि है, कवि की दृष्टि है, वो उड़द मूंग के फसलों को भी जटा की तरह ही देख रहा है। तो एक बार इस पदबंध को मैं दोबारा पढ़ देता हूं जिससे कि आपके मन मस्तिष्क में पूरी कविता बैठ जाए। नागार्जुन मनुष्य हूं के अंतर्गत चिंतन करते हुए लिखते हैं कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहो रात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। अब हम दूसरे पदबंध को देखते हैं। दूसरा पदबंध एक अलग विषय को लेकर उन्होंने लिखा हुआ है। विषय एक दूसरे से जुड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अलग दृश्य या बिंब आपके सामने उभरेगा। लिखते हैं कि उड़ रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है, तब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविधि, चंद्र सूर्य हैं, ग्रह 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 गण भी हैं, शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं, कालकुट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा है, नीली ग्रिया वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है, अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। तो ये देखिए पदबंध पहले पदबंध के अपेक्षा थोड़ा बड़ा है और इसमें नागार्जुन ने तमाम परंपरागत चीजों को एक बार से याद किया है, स्मृति में लाया हुआ है। लिखते हैं कि उड़ रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है। ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति देकर सवाल पूछा जा सकता है कि किस कविता से इसको लिया गया कि पृथ्वी ही मेरी माता है। कवि का मानना है कि आखिरकार मैं मनुष्य हूं पहले पदबंध में, दूसरे में कि जो कुछ इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि के अंदर घटित हो रहा है उसमें पृथ्वी ही मेरी माता है। सूर्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिसका सारथी उड़ रहित सारथी है जिसका, यानी सूर्य की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जिसका सारथी उड़ रहित है, यानी कि उड़ मतलब हृदय और रहित मतलब खाली, जिसके अंदर हृदय ही नहीं, यानी सूर्य का जो सारथी है जो उसको आगे बढ़ाता है। जब सूर्य इतना गर्म है, इतना उसमें ताप है, तो उसके सारथी में कितना होगा, क्योंकि सूर्य से पहले तो उसी का मुकाबला होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जिसमें हृदय ही ना हो, यानी सूर्य के सारथी के तौर पर आपको ध्यान में रखना है अरुण को। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, और जो सूर्य का सारथी है जिस रथ को चला रहा है उसमें एकमात्र पहिया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है
कि आप रथ देखे होंगे, अक्सर आपने शादी विवाहों में रथ जरूर देखा होगा, जहाँ पे उस दिन दूल्हे का पूरा समय होता है, लोग उसी का फोटो इत्यादि खींचते हैं। तो एक तरीके से उस दिन का सूर्य उसको माना जा सकता है, लेकिन उसके भी पहिए में, उसके भी जो रथ होता है उसके में कई पहिए होते हैं। लेकिन जो सूर्य का सारथी है, जो जिस रथ को चला रहा है, उसमें मात्र एक पहिया, एकमात्र पहिया है, जिसमें सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। पहिया एक है लेकिन घोड़े कितने लगे हुए हैं? सात सात घोड़े लगे हुए हैं। ये भी एक मिथक के तौर पर हमारे आसपास में कहानी के रूप में प्रचलित है, आपने कहीं कहीं जरूर सुनी होगी। तो कवि का कहना है कि हमें इस तरीके का रथ नहीं चाहिए जिसमें मात्र एक पहिया हो, सात सात घोड़े उसको खींच रहे हों, और नहीं मुझे नियत दिशा का पथ चाहिए, वो रास्ता चाहिए कि पूरब में उगे और पश्चिम में जाकर वो क्या हो जाए, डूब जाए। बल्कि पृथ्वी क्या है, हमारी माता है। इस पूरे पृथ्वी जो जो दसों दिशाएं, ऐसा मुझे पथ चाहिए, विविधता वाला चाहिए। क्यों? इसे देखकर हरित भारत, इसे देखकर जो हरा भरा भारत है, कैसा मन, मन कैसा प्रमुदित हो जाता है, मन कैसा प्रफुल्लित हो जाता है, जहां पर हरे धान है, उड़द है, मूंग है। ठीक है, आगे और भी चीजें हैं कि सब हैं इस पर, जो पृथ्वी हमारी माता है इस पर सब है। मैं आगे की पंक्तियों को बताऊं, यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया कि सूर्य का सारथी अरुण है। ठीक है, इसी तरीके से विष्णु भगवान जिनको मानते हैं हम लोग, उनके सारथी हैं गरुण। अरुण और गरुण दोनों क्या है, भाई हैं। तो जब मैं इस कविता को पढ़ रहा था आप सभी को पढ़ाने के लिए, तो मेरे मन में एक ऐसे विचार आया कि उस जमाने में भी भाई भतीजावाद था, कि सूर्य का साथी अरुण है और अरुण की तरह उनका भाई गरुण भी नौकरी कर रहा है, जो कि विष्णु का साथी है। केवल आज ही ऐसा देखने में नहीं आता है कि एक भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, दूसरा भाई दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कई भाई तो एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये मन में मेरे आया, इसलिए मैंने आप सभी को अभिव्यक्त किया। कोशिश यही है कि आप इन दोनों सारथियों को जान जाए कि कौन किसका किसका सारथी है। बाकी तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। आपके मन में बिंब उपस्थित हो गया होगा कि नागार्जुन दूसरे पदबंध में बता रहे हैं कि जिसका सारथी सूर्य है और जिसके आवश्यकता से अधिक मात्र एक पहिया वाला रथ है, लेकिन उसमें सात सात घोड़े लगे हुए हैं, और उसकी दिशा भी क्या है, निश्चित है। हमें इस तरीके की न रथ चाहिए और न रास्ता चाहिए, बल्कि ये जो पृथ्वी है वही क्या है, हमारी माता है, हमारी जननी। क्योंकि इसे देखकर हमारे मन में प्रसन्नता जागृत होती है, हमारा मन खुश होता है। जब पृथ्वी ही मेरी माता, यहाँ पर कवि ने कहा, तो उसमें तमाम जो जीव जंतु निवास करते हैं, सबकी बात इसमें समाहित हो जा रही है। आगे नागार्जुन लिखते हैं कि सब हैं इस पर, इसी पर सब हैं, जीव जंतु नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के जीव जंतु इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। यहीं पर है तृण, तृण मतलब घास, जिसको कि हम तिनका बोलते हैं। तरु मतलब पेड़, लता और गुल झाड़ी, सभी अनेक प्रकार की प्राकृतिक चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त चंद्र है, सूर्य है, ग्रह गण भी है। ग्रहों की संख्या कभी हम लोग 9 पढ़ते थे, अब वर्तमान समय में 8 हो गई। तो यहाँ पर चंद्र भी है, सूर्य भी है और 8 ग्रह भी हैं। यही नहीं बल्कि शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। जब आप पृथ्वी पर बैठकर देखेंगे तो आपको ये सारे दृश्य दिखाई पड़ेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर के आगे द्वार पर जाकर बैठ जाना है, या फिर अगर आप शहर में रहते हो तो बालकनी में जाकर बैठकर इस चीज को महसूस कर सकते हैं। लिखते हैं कि सैकड़ों हजारों संख्या में बिखरे तारे भी हैं, सब हैं इस पर, मतलब इसी पृथ्वी पर है। लिखते हैं कि कालकूट भी यही पड़ा है। कालकूट मतलब भयानक विष, जिसको ग्रहण करने के बाद व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में सही नहीं हो सकता है, वह कालकूट भी यहीं पर है। अमृत कलश भी यहीं रखा है, मतलब इसी पृथ्वी पर ही अमृत कलश भी है, कालकूट भी है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। नीली ग्रीवा वाले यानी कि इसको हम नीलकंठ भी कह सकते हैं। नीलकंठ मतलब शंकर जी, जिन्होंने कि मृत्यु को जीत लिया है, इसीलिए इनको मृत्युंजय कहा जाता है। लेकिन यह बात शंकर जी तक ही नहीं सीमित है, बल्कि नागार्जुन कवि उनके बाप तक पहुंच गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि शिव जी के बाप कौन है या पिता कौन है। तो हमने भी रिसर्च किया तो इनके पिता का नाम सदाशिव दिखाई पड़ा और माता जी का नाम दुर्गा। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। बाकी शिव शंकर को सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कवि नागार्जुन, जिनको कि प्रगतिशील कवि के तौर पर, जन कवि के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस पृथ्वी के बारे में जब वो चिंतन कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं,
तो वो अपने परंपरा को भी याद कर रहे हैं कि परंपरा में ऐसा माना जाता है कि शंकर जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत भी आया था और विष भी आया था। तो अमृत तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, ठीक है, उसमें भी बहुत युद्ध हुआ कि कौन कैसे, आपने देखा होगा समुद्र मंथन का दृश्य। लेकिन जब कालकूट बचा, जो विष बचा, और ये विष सामान्य विष नहीं था बल्कि जानलेवा था, तो इसे ग्रहण किया शंकर जी ने। और इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो कंठ है वो नीला हो गया। तो इसी धरती पर नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण, अमृत की प्राप्ति के लिए, हेतु मतलब के लिए, जो देवगण थे, जो देवता थे, अब कवि का कहना है कि नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। ऐसा माना जाता है कि दानव भी उस अमृत का रसपान कर सकते थे, उसको ग्रहण कर सकते थे, लेकिन देवताओं ने उनके साथ छल किया, उनको ठगा। कवि नागार्जुन का कहना है कि अब वो इसे नहीं ठग सकते। यहाँ पर आप कहीं न कहीं देख रहे हैं कि नागार्जुन की जो प्रगतिशीलता है, अपने समाज के प्रति जो उनकी चेतना है, उस कविता में अप्रत्यक्षता दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि ये जो दानव कुल है या फिर जो देवगण है वो शोषक शोषित वर्ग के प्रतीक के तौर पर देखे जा सकते हैं, इसका एक अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो कवि का ये कहना है दूसरे पदबंध में कि हमारी परंपरा में तमाम किंवदंतियां जरूर हैं, लेकिन इनके बाद भी हम इस पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं। इस पर अनेक तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, और परंपरा में उन्होंने बताया भी कि कालकूट को ग्रसने वाले भी यहाँ पर तमाम यातनाएं, पीड़ा सहने वाले लोग भी हैं, जो कि कभी हार नहीं मानते हैं। अब दोबारा देवगण राक्षस कुल को, दानव कुल को नहीं ठग सकते, ठीक है। तो ये आपको पदबंध समझ में आ गया होगा। आगे इसी पदबंध में है कि दानव कुल के बाद उन्होंने कहा, राहु केतु का सिर कबंध व जुड़ा देख लो, सुधा स्निग्ध इन अंगुलियों के स्पर्श मात्र से नहीं, तुम्हारे ही युग का यह चमत्कार है, श्रेय मुझे भी तो लेने दो, आखिर मैं भी तो मनुष्य। अब जिक्र यहां पर उन्होंने राहु केतु का किया है। अक्सर सामान्य जनजीवन में आपने सुना होगा कि राहु केतु किसी को परेशान कर रहा है। लोग बोलते हैं कि राहु केतु, कई तो गांव में कुछ लोगों का नाम भी रख देते हैं कि राहु केतु आ रहे हैं, मजाक में। लेकिन यहां पर राहु केतु का मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि बिना सिर का, सिर कबंध मतलब बिना सिर का राहु केतु थे, इनके सिर नहीं थे, वो भी क्या है, जुड़ गए हैं। और कवि का कहना है कि देख लो सुधा स्निग्ध इन अंगुलियों के स्पर्श मात्र से, उसको स्पर्श करके देख लो, जिन राहु केतुओं को हम बिना सिर वाला कहा करते थे, अब उनके भी सिर जुड़ चुके हैं। यानी कि पहले से जो चीजें थी अब वो धीरे धीरे बदल रही हैं। नहीं तुम्हारे ही युग का यह चमत्कार है। कवि को संदेह है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं संवाद कर रहा हूं, उनको ये लगेगा कि ये किसी और युग का चमत्कार है। लेकिन कवि ने जोर देकर कहा कि ये किसी और युग का चमत्कार नहीं है, बल्कि जिस युग में तुम जी रहे हो उसी युग का यह चमत्कार है कि अब दानव कुल को राक्षस नहीं ठग पाएंगे। अब राहु केत बिना सिर के नहीं रहेंगे, उनका भी सिर जुड़ चुका है। कवि का कहना है कि चमत्कार इसी युग का है, श्रेय मुझे भी तो लेने दो। कवि का कहना है कि ये जो भी चमत्कार हुआ है उसका श्रेय इस कवि को तो भी लेने दो, क्योंकि कवि कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, अन्य मनुष्य नहीं है, बल्कि जैसे आम मनुष्य उसी तरीके का कवि भी मनुष्य है, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। तो आप देखें कि दोनों पदबंधों में ये पंक्ति बार बार आई हुई है, इसीलिए इसका शीर्षक भी बना कि मनुष्य। अब तीसरे पदबंध पे हम चलते हैं, जिसमें कि पूरे कवियों के बारे में बताया गया। अंत में कवि नागार्जुन बताते हैं, कहते हैं कि कवि हूं सच है, मैं कवि हूं, ये बात सही है, किंतु षटपदों जैसा क्या मैं फूल सूंघ कर रह सकता हूं। सवाल करते हैं कि क्या मैं षटपद, आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये षटपद क्या है। तो षटपद का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो है 6 पैरों वाला, यानी जिसके पास 6 पैर हो। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब है भ्रमर। वैसे भी अगर ये पंक्ति दे दी जाती है तो आप अपने आईक्यू लेवल से जरूर इसका सही जवाब दे सकते थे, लेकिन जब आप कविता को पढ़ रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको अर्थ एकदम से क्लियर होना चाहिए। नागार्जुन कहते हैं कि कवि हूं सच है, किंतु षटपदों जैसा क्या मैं फूल सूंघ कर रह सकता हूं, कि जैसे भ्रमर, भौरे जिनके पास 6 पैर होते हैं, उनकी तरह केवल फूल सूंघ कर रह सकता हूं। कवि हूं सच है, पर अशोक के कोमल किसले
पहन ओढ़ कर ही कैसे मैं रह सकता हूं। अब यहाँ पर अशोक अशोक का जब जिक्र होता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध आप लोगों के मन में आना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि ललित निबंधकार हैं, उन्होंने अशोक के फूल नाम से एक निबंध भी लिखा है और उस फूल को शायद हम लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने देखा होगा अशोक के फूल वो जरूर कमेंट्स करें, अभी तक मैंने नहीं देखा। तो कवि नागार्जुन का कहना है कि कवि हूं सच है, क्या मैं भौरों की तरह हो सकता हूं कि केवल फूल सूंघकर रह जाऊं? कवि हूं पर क्या मैं अशोक के कोमल किसलय पहनकर ही कैसे रह सकता हूं? कवि हूं सच है, किंतु किस तरह स्वर्ण किरण की वाष्प और विद्युत से रक्षा कर पाऊंगा? कवि ने लगातार अपनी बातों को रखते हुए सवाल उठाया कि मान लीजिए कवि हूं, सच है, ये बात सही है, लेकिन क्या किस तरह स्वर्ण किरण जो सूर्य से निकलती हुई सोने जैसी चमकती हुई किरणें हैं और उनसे जो वाष्प निकल रहा है, उनसे जो चमक निकल रही, उससे मैं कैसे रक्षा कर पाऊंगा? कवि हूं सच है, किंतु क्षणिक तथ्यों को यूं अवहेलित करके शाश्वत का सीमांत कभी क्या छू पाऊंगा? फिर से कवि यहां पर कह रहा है कि कवि हूं, ये बात सही है, लेकिन क्या क्षणिक तथ्यों को यूं अवहेलित करके या कि इसकी अवहेलना करके बच सकता हूं या शाश्वत का सीमांत कभी छू पाऊंगा? इस तरीके की कल्पना कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। कवि हूं सच है, इसीलिए क्या आतप वर्षा हिम, तीन ऋतुओं की बात यहां पर की कि कवि हूं ये सच है, लेकिन इसीलिए कि आतप वर्षा, आतप मतलब गर्मी, वर्षा बारिश का दिन, हिम ठंडी का दिन भी मुझसे दब जाएंगे। क्या कवि होने से सब चीजें संभव है? इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे? क्या कवि हूं ये सच है, और इसी कारण वात पित्त कफ, जुकाम के दिनों को याद कर लीजिए, जब आप सभी को जुकाम हुआ होगा तब के शब्द ये सब, वात पित्त कफ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो क्या ये शांत रहेंगे? कवि हूं इसलिए नहीं, नहीं। सो कैसे होगा? संबोधन देखिए यहां पर कह रहे हैं कि केवल कवि होने से ये सब संभव नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, संबोधित करते हुए। कवि हूं पीछे, पहले तो मैं मानव ही हूं। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी अभी तक मेरे ऊपर विश्वास करके इस लेक्चर को सुन रहे होंगे उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि ये पंक्ति परीक्षा में आ जाए, और आ जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 100% वहां पर सही जवाब देकर आएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई लेक्चर दे, क्योंकि मैं कोई स्टूडियो में बैठा हुआ या फिर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ टीचर नहीं हूं। अपने तमाम व्यस्तताओं के बाद आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एक आम टीचर की तरह, जैसे आप लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, वैसे ही बैठ के पढ़ाता हूं। बस जिजीविषा प्रेरणा आप लोगों की है, आप ही लोगों से मैं प्रेरित होता हूं। तो यहां पर कवि देखिए यहां पर कहा कि तमाम सवालों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि कवि हूं पीछे, मैं जो कुछ हूं वो पीछे हूं, बाद में हूं, पहले तो मैं मनुष्य ही हूं। अतिमानव या लोकोत्तर किसको कहते हैं नहीं जानता। अतिमानव, असाधारण मानव या इस लोक से परे, जैसे देवताओं की जो हम कल्पना करते हैं, किसको कहते हैं नहीं जानता। कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। इसलिए जिस तरीके से इस पृथ्वी पर तमाम मनुष्य हैं, उसी में से मैं हूं। बस कवि होने के नाते अपने तमाम कर्तव्यों, फर्जों और कर्मों का निर्वहन कर रहा हूं। तो इसका मतलब यही है कि कवि भी एक सामान्य व्यक्ति है। तो उम्मीद है कि इस कविता को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, तीनों पदबंधों को समझ लिया होगा। जो कठिन शब्द रहे होंगे उनको आपने नोट कर लिया होगा, और इस वीडियो के शुरुआत में हमने आप सभी से जो आग्रह किया उसको भी भली भांति आप समझ गए होंगे। आज जिस कविता पर हम बात करने जा रहे हैं वो नागार्जुन की एक अलग ढंग की कविता है, जिसका शीर्षक है खुरदरे पैर। कवि ने एक पैर के बारे में लिखा हुआ है जो कि खुरदरा पैर है, और उसी को केंद्र में रखते हुए ये पूरी कविता लिखी गई है। कविता की जो बनावट है ये छोटी कविता के तौर पर है, लेकिन बहुत ही मार्मिक कविता है। अगर हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं को देखें तो सबसे पहले खुरदरे पैर का प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ था, जहां नागार्जुन की कविताओं में राजनीतिक व्यंग तेज धार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वहीं यह जो कविता है इसमें कवि ने आम आदमी को केंद्र में रखा है, और ये आम आदमी भी बहुत ही आम आदमियों में भी एकदम से सामान्य है, जो कि एक रिक्शा चालक है।
उसी को केंद्र में रखा गया है। अक्सर हम देखते हैं अपने जीवन में कि जब हम रिक्शा पर बैठते हैं तो केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं कि हमें इस जगह पर पहुंचना है। हम कभी रिक्शा चलाने वाले को या फिर रिक्शा को या फिर उसकी स्थिति को कम ध्यान देते हैं। रिक्शा पर बैठने के पहले उससे हम मोल भाव करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में वो हमें हमारे गंतव्य स्थान तक छोड़े। लेकिन यहाँ पर कवि हृदय के माध्यम से नागार्जुन ने उस रिक्शा चालक के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमें उम्मीद है कि इस कविता के बाद हम सभी जब भी रिक्शा इत्यादि पर बैठेंगे तो एक बार इस कविता को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि साहित्य पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर संवेदना का भी विकास होता है और मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की एक दृष्टि भी विकसित होती है। तो रिक्शा भी आप देखेंगे अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं जो कि इंजन से चलता है। इसी तरीके से आप पश्चिम बंगाल इत्यादि में जाएंगे तो पहले जमाने में, अब हर जगह चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले खुद मनुष्य, खुद व्यक्ति या आदमी रिक्शा को खींचता था और उसके पैरों में छाले भी पड़ जाते थे, मजबूरी में खींचता था। तो एक तरीके का रिक्शा ये हो गया। लेकिन इस कविता में जिस रिक्शे की बात की गई है वो 3 पहिया वाला रिक्शा है। यानी कि अब आपके दिमाग में बिंब उपस्थित हो गया होगा कि हमने तो इसकी कई बार सवारी की हुई है। तो 3 पहिया रिक्शा की चर्चा यहाँ पर नागार्जुन ने की है और किस तरीके से कवि ने उस रिक्शा चालक को देखा है और रिक्शा चालक के अंगों में उसने पैर को देखा है, और पैर जो सामान्य पैर नहीं है बल्कि खुरदुरे पैर है। आगे पूरी कविता में बातें क्लियर हुई। नागार्जुन लिखते हैं, खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर। ये ऊपर की 3 पंक्तियां आप देखिए, खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर। यानी कवि रिक्शा पर बैठा हुआ है और अचानक उसकी नजर में रिक्शा चालक के फटी बिवाइयों वाले खुरदरे पैर दिख जाते हैं। यहां पर एक शब्द लगा हुआ है, बिवाइयां। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं कि पैर की फटी बिवाइयों की जो दर्द होती है या दर्द होता है वो काफी असहनीय होता है। इसीलिए बात बात में लोग बोलते हैं कि जो बिवाइयों का दर्द न समझाओ वो किसी भी पीड़ा को समझने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर न सिर्फ रिक्शा चालक के पैर खुरदरे हैं बल्कि उसमें बिवाइयां, एड़ियां जो उसकी हैं वो फटी हुई हैं। ठीक है, एड़ियां फट जाती हैं। ये सामान्य व्यक्तियों की एड़ियां नहीं फटती हैं बल्कि जो कामगार वर्ग के हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी ही एड़ियां फटती हैं और इसमें कई बार दर्द होती है और उस दर्द को सहने के लिए इसमें कई बार तेल इत्यादि लगाकर, क्रीम लगाकर काम चलाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नागार्जुन रिक्शे पर बैठकर रिक्शा चालक के पैर को देखते हैं, खूब गए दुधिया निगाहों में। यानी उसके जो पैर है, इस बैठने के लिए तो बहुत लोग बैठते हैं लेकिन निगाहें कैसी हैं, दुधिया निगाहें, एकदम साफ, निर्मल, स्वच्छ। उसमें रिक्शा चालक के फटे विवाइयों वाले खुरदरे पैर खूब गए यानी धंस गए या फिर नजर चली गई। आगे क्या है, धस गए कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर। ऊपर देखिए, आप देख रहे हैं कि पैर के लिए खुरदरे विशेषण के तौर पर आया हुआ है, लेकिन दूसरे पदबंध में आप देख रहे हैं कि उसी पैर के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है जिसमें गुट्ठल, गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर। आप देखते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं और काम करते समय जहां पर ज्यादा बल लगता है वहां पर गट्ठे बैठ जाते हैं। जैसे आप अगर जूता भी पहनते होंगे तो आपके घुट्टी के पास गट्ठे बैठ जाते हैं या फिर अंगूठे के पास बैठ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। या फिर आप देखेंगे कोई व्यक्ति लाठी लेकर चलता है तो उसके हाथ में गट्ठे बैठ जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कोई मजदूर वर्ग है, अगर कंधों पर कोई चीज लेके चलता है तो कंधे पर भी गट्ठे बैठ जाते हैं। और आपको क्लियर करने के लिए मैं ले जाऊं, जैसे आपने बैलों को देखा होगा तो बैल जब अपने कंधों पर जुआट रखते हैं तो वहां पर भी गट्ठे बैठ जाते हैं। तो क्योंकि रिक्शा चालक प्रतिदिन मेहनत करने वाला व्यक्ति है
तो उसके जो पैर हैं उसमें गट्ठे भी पड़ गए। आगे इसका कारण बताया जाएगा कि क्यों पड़े हुए। नागार्जुन लिखते हैं कि धस गए कुसुम कोमल मन में, यानी जो कवि का कुसुम फूलनुमा कोमल हृदय है उसमें रिक्शा चालक के बुट्ठल गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर धस गए या उनकी तरफ नजर गई हुई है। पुलिस कठोर पैर, पुलिस का मतलब बहुत साफ सुथरा भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि काम करना है तो पैरों को कितना साफ करके रखा जा सकता है। पैरों, कई बार आप देखेंगे कि लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर इत्यादि में या फिर जो भी संसाधन है वहां पर पैरों की सफाई करवाते हैं, लेकिन रिक्शा चालक के पास इतना वक्त नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने पैरों की सफाई करा सके, क्योंकि वो अपना पेट भर ले रहा है, यही काफी है। आगे नागार्जुन की सूक्ष्म दृष्टि आप देखिए, लिखते हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से धोए जा रहे थे। अब पूरी बात यहाँ पर आपको स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि आखिरकार हमने क्यों कहा कि ये कविता एक रिक्शा चालक को केंद्र में रखकर लिखी गई है। नागार्जुन लिखते हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को, यानी ठूठ पैडल, पैडल भी आप देखेंगे तो उसमें कई बार कुछ लगा रहता है पैर रखने के लिए, लेकिन आप अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, जब साइकिल चलाया करते थे तो पैडल टूटने के बाद एकदम से उसका जो पैडल होता था ठूठ ही बचता था और उसी पर हम लोग बहुत ही स्पीड से चलाने की कोशिश किया करते थे। अपने साइकिल के दिनों को जरूर याद कीजिए, क्योंकि जब हम इस कविता पर बात कर रहे हैं तो चीजें बहुत बदली हुई हैं। अब साइकिल से लोग बाइक पर आ चुके हैं, तो हो सकता है कि अनुभूति में कुछ कमी महसूस हो रही हो, लेकिन फिर भी अभी हम उतना भी पुराना नहीं हुए हैं कि साइकिल को भूल जाए। ठीक है, दे रहे थे गति ठूठ पैडलों को। ठूठ पैडल कैसे हैं? रबड़ विहीन है, उसमें कुछ गुदेदार या गद्देदार कुछ चीज लगी भी नहीं हुई है, ठूठ है। चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, यानी साइकिल भी आप देखेंगे तो दो पहिया भी होती है, लेकिन यहाँ पर रिक्शा जो है वो तीन पहिया है। कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। त्रिविक्रम वामन, वामन के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने 3 कदम में आकाश पाताल और जो नरक है इसको माप लिया था। ठीक है, तो उसको भी रिक्शा चालक ऐसा कवि को महसूस हो रहा है, क्योंकि कवि की दृष्टि सामान्य व्यक्तियों से अलग दृष्टि होती है। कवि को ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड से रिक्शा चालक अपने पैरों को घुमा रहा है और उस गंतव्य स्थल को जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में लग रहा है कि वामन भी उसके पीछे फेल है, उस वामन को भी पीछे छोड़ दे रहा है। नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, जैसे वामन बेहिसाब धरती को माप रहे थे, वैसे ही रिक्शा चालक भी घंटों के हिसाब से बहुत तेजी से रिक्शा को चला रहा है। तो बस आपको सामान्य तौर पर अपने उन दिनों को याद रखना है जब आप रिक्शे पर बैठते हैं। अक्सर हमने देखा है जेएनयू में तो बहुत ज्यादा रिक्शा नहीं चलता है, लेकिन डीयू में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वहां रिक्शा चलता है। बीएचयू में भी जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी रिक्शा चलता है। और बाकी आप सामान्य शहरों में देखते हैं कि जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप उतरेंगे रिक्शे वाले आपके पीछे लग जाते हैं। तो ये ऐसी कविता है जिसमें नागार्जुन ने एक अलग स्वर दिखाने का प्रयास किया है, आम आदमी को रखा हुआ है। आगे फिर इसके बारे में लिखते हैं कि देर तक टकराए उन दिन इन आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयां, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। क्योंकि नागार्जुन के अंदर कवि हृदय है, तो रिक्शा चालक के पैर उनके मन में कई दिनों तक व्याकुल कर रहे थे, उनके दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, नहीं भूल पा रहे थे। खासतौर से एक चीज नहीं भूल पा रहे थे, जो उसकी फटी विवाहियां हैं। मतलब कष्ट होने के बावजूद भी वो अपना पेट पालने के लिए रिक्शा चला रहा है। चाहता तो वो आराम भी कर सकता था, लेकिन आराम करेगा तो फिर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी। हम अनुमान लगा सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अन्य जिम्मेदारियां। तो कवि का कहना है कि देर तक टकराए, टकराना शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जब हम किसी चीज पर बहुत ही गहराई से सोचते हैं
तो बार बार वो चीजें हमसे टकराती हैं। देर तक टकराए उन दिन इन आंखों से वे पैर, वो जो खुरदरे पैर हैं, वो कभी की स्मृतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भूल नहीं पाऊंगा फटी विवाहियां। और कवि का यह कहना है कि लगता है कि उस रिक्शा चालक की फटी विवाहियों को नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि खूब गई दुधियां निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। उनकी स्मृति में और उनके मन में वो खुरदरे पैर हमेशा के लिए बस गए। तो इस तरीके से ये कविता न सिर्फ एक रिक्शा चालक की है, बल्कि जितने भी रिक्शा चालक हैं सभी के लिए है, सभी उन आम आदमियों के लिए है जो मेहनत मशक्कत से काम करते हैं और दुख दर्द सहते हुए भी काम को काम की तरह देखते हैं। और हमें जब मौका मिलता है तो उनसे हम बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। और ये हाँ, कई बार देखने में आया है कि अजनबियों को ये रिक्शा वाले कई बार ठगने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमें बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन उम्मीद है कि अब जब दोबारा आप सभी किसी रिक्शे पर बैठेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप खुरदरे पैर को एक बार जरूर वहां पर रिवाइज करेंगे, और जो भी मैंने व्याख्या की पंक्तियों के माध्यम से अब वो आपके दिमाग में आ जाएगी कि नागार्जुन ने रिक्शा चालक पर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है खुरदरे पैर। कुछ बच्चों ने कहा कि सर, जो भी आप कविताएं कर रहे हैं, बता रहे हैं व्याख्या, हम लोगों को एक प्रश्न भी दे दिया करिए, जिससे कि ये पता चले कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इतनी सरलता और सहजता के माध्यम से चीजों को बताया जाए कि आप बिल्कुल समझ जाएं। कालिदास की जब भी चर्चा की जाती है तो आपके दिमाग में संस्कृत के महाकवि कालिदास का नाम आना चाहिए। नागार्जुन ने उन्हीं कालिदास को केंद्र में रखते हुए, उनकी रचनाओं को आधार बनाते हुए इस कविता को लिखा है। कालिदास को संस्कृत में उपमा के लिए जाना जाता है। उपमा कालिदास नाम से एक सूक्ति आपने जरूर सुनी होगी, तो कालिदास के लिए है। इसके अतिरिक्त कालिदास की तुलना अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर से भी की गई है। ठीक है, अभी जब मैं इस वीडियो लेक्चर को बना रहा था और इसका थंबनेल तैयार किया था, तो एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि कालिदास का जन्म कब हुआ था। तो इसको लेकर देखिए, बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है कि कालिदास का जन्म कब हुआ था। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। मोटे तौर पर इनको दूसरी सदी का माना जाता है, ईसा पूर्व दूसरी सदी का। और कालिदास को नवरत्न के रूप में भी देखा जाता है और इनके ऊपर कई किंवदंतियां भी बनी हुई हैं। आपने इस छोटी बड़ी सभी कहानियों को कहीं कहीं पढ़ी होगी और किसी के मुंह से सुनी भी होगी। लेकिन नागार्जुन को क्या जरूरत पड़ी कि कालिदास के ऊपर हुए कविता लिखें? जब इस कविता का हम पाठ करेंगे तो और बातें बहुत क्लियर होंगी कि इस कविता में कुल 3 बंद हैं, जिसमें पहला जो पदबंध है, इसमें नागार्जुन ने कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य को आधार बनाया है और इसके जो पात्र हैं इंदुमती और अज हैं। दूसरे पदबंध पर चर्चा करते हुए कुमार संभव नोट करना है, क्योंकि कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। उसके तीसरे और चौथे सर्ग में उन्होंने शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की चर्चा की है, और जब शिव तपस्यारत रहते हैं तो कामदेव अपने सौंदर्य के कारण या फिर बार बार उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है और कामदेव भस्म हो जाता है। इसके बाद रति विलाप करती है, उसी को आधार बनाया गया है यहाँ पर। तो आपको कुमार संभव ध्यान में रखना है। अगर हम प्रकाशन की बात करें तो कालिदास नाम की कविता सन 1938 में प्रकाशित हुई थी और इसमें कुल 3 बंद हैं, 3 रचनाओं पर आधारित है। तीनों रचनाओं में आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पात्र हैं। जब रघुवंश की बात की जाएगी तो इसमें इंदुमती और अज दोनों पात्रों को ध्यान में रखना है। ऋतु संहार में शिव जी, रति और कामदेव की चर्चा की गई है। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है। साथ में एक खास महीना जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार है आषाढ़ माह, और कुछ पर्वतों का और जगहों का भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें पुष्करावर्त और चित्रकूट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि सवाल पात्र के रूप में पूछ लिया जाए, जगह के नाम को लेकर पूछ लिया जाए, या फिर प्रकाशन वर्ष को पूछ लिया जाए, या कोई पंक्ति उठा ली जाए। तो जब हम इस कविता का पाठ करेंगे तथ्यों के बाद, तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी।
कविता का हम पाठ करते हैं। नागार्जुन कालिदास नाम की कविता लिखते हुए यहां पर एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि कालिदास जिन्होंने मेघदूत लिखा, रघुवंशम लिखा या ऋतु संहार लिखा, वो पात्रों को ध्यान में रखते हुए लिखा या फिर खुद महसूस किया उन पात्रों के संवेदना को। ठीक है, इसमें वही सवाल पूछा गया है कि कालिदास सच सच बतलाना कि जो आपने रचना की है वो उन पात्रों के संवेदना को महसूस करते हुए, रचना करते हुए आप भी प्रभावित थे। इसी सत्यता की खोज इस पूरी कविता में की गई है। आपने एक जगह पढ़ा है होगा कि अज्ञेय जो कि इलियट से प्रभावित थे, और अज्ञेय ने कहा कि कवि कर्म और कवि का जो जीवन है, इन दोनों में जितना अधिक अंतर रहता है उतना ही रचना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी जो रचना कर्म है और जो कवि भोगा हुआ है उसमें जितना अंतराल होता है उतना ही रचना महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए शेखर एक जीवनी को लेकर कई बार सवाल उठाया जाता है कि शेखर कोई और है या फिर अज्ञेय है। अज्ञेय लगातार इस चीज से मना करते रहे कि मैं वो नहीं हूं, या शेखर जो है वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। और उन्होंने शेखर एक जीवनी उपन्यास में इस बात की चर्चा की है कि रचना और रचनाकार के जीवनानुभव और रचना अनुभव में अंतराल होना चाहिए। मोटे तौर पर यही बात कही गई है। इस कविता का जब हम पाठ करेंगे तो वही बात हमें यहां पर दिखाई पड़ेगी। नागार्जुन कालिदास पर लिखते हुए कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, ये देख रहे हैं ऊपर की चार पंक्ति जो है ये खास रचना रघुवंशम से ली गई है, उसी को विषय वस्तु बनाया गया। इसमें जो पात्रों का नाम है, एक तो इंदुमती है और दूसरा पात्र है अज। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हुए रघुवंशम को ठीक से पढ़े होंगे वो तो इस कविता से अपने को जोड़ लेंगे। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे वो जाकर एक बार रघुवंशम की जो कथा वस्तु है उसको सतही तौर पर जरूर देखेंगे, जिससे कि और मेरी बातें उनके मन में आसानी से बैठ जाएंगी। तो पहला बंद आप देख रहे हैं कि यहां पर सवाल किया गया है रचनाकार से यानी कालिदास से कि कालिदास आपने रघुवंशम में जरूर इंदुमती और अज को पात्रों के रूप में लाने का प्रयास किया है, लेकिन सही मायने में वही पात्र वहां पर अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, या फिर आप भी उनकी संवेदना से जुड़े हुए। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। यानी तुम किसके लिए आया हुआ है? कालिदास के लिए। कालिदास सच सच बतलाना यानी कई बार जो रचनाकार होता है जिस चीज से जितना प्रभावित होता है, या हो सकता है कि कालिदास अपने जीवन में भी इंदुमती या अज की तरह संघर्ष किया हो या फिर उस तरीके का जीवन जिया हुआ, तो रघुवंशम कालिदास को लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या इंदुमती और अज के संबंधों को लेकर उन्होंने चिंतन मनन किया, उससे प्रभावित हुए? तो नागार्जुन कालिदास से सवाल पूछ रहे हैं, वही कालिदास जिनको कि हम संस्कृत के महाकवि के तौर पर जानते हैं और तमाम उन्होंने कालजयी रचनाएं की। नागार्जुन पूछते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती के मरने से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। अब दूसरा पदबंध दूसरी रचना से शुरू होता है, और इस रचना के बारे में भी आपने कहीं न कहीं पढ़ी होगी या फिर इस कथा वस्तु को सुना भी होगा कि शंकर के तीसरा नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो गया था। कामदेव पुरुषों में सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता था और उनकी जो पत्नी रति महिलाओं में सबसे सुंदर, दोनों सौंदर्य के लिए जाने जाते थे। लेकिन आप जानते हैं कि कहानी है कि कामदेव से शिव जी काफी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उस आंख से ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गया। उसी कथा वस्तु को यहाँ पर लिया गया है, जो कि ऋतु संहार नामक जो रचना है कालिदास की, वहां से इसकी विषय वस्तु को बनाया गया। नागार्जुन लिखते हैं, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम
कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। यहां पर भी वही सवाल है कि शिव जी की जो तीसरी आंख खुली और उसमें से जो महाज्वाला निकली, और महाज्वाला निकली तो ऐसे कामदेव भस्म हुआ जैसे मानो यज्ञ में, समिधा का मतलब है कि यज्ञ जब किया जाता है तो एक खास तरीके की लकड़ी होती है जिस पर घी इत्यादि लगाया जाता है, और वो लकड़ी बहुत तेजी से जलती है और उसमें से एक सुगंध भी निकलती है। यदि हवन कुंड यज्ञ के आप आसपास बैठे होंगे तो इस चीज को आराम से महसूस करेंगे। तो यहाँ पर नागार्जुन कालिदास से पूछ रहे हैं कि सच सच बतलाना कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलने से जो महाज्वाला निकली हुई थी और कामदेव उससे भस्म हो गया था, तो रति का क्रंदन, क्रंदन मतलब क्योंकि रति कामदेव से अलग हुई तो उसके अंदर जो पीड़ा थी, जो पीड़ा को सहते हुए इसने क्रंदन किया, यानी कि रोना शुरू किया था और उसकी आंखों से जो आंसू निकले थे, तुमने ही तो दृग धोए थे, उससे दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई थी या तुम रोए थे। नागार्जुन बार बार यहाँ पर कालिदास से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी रचनाओं को देखने से ये लगता है कि वे पात्र तो अपना अभिनय कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि लिखते वक्त तुम्हारी भी आंखों से या फिर संवेदना से भरते हुए, तुम भी करुणा से भरते हुए जरूर रोए होगे या फिर प्रभावित हुए होगे। यानी कि यहाँ पर स्वानुभूति और सहानुभूति का मामला है कि रचनाकार अपने रचना कर्म से कैसे अलग हो सकता है, जीवनानुभव से कैसे काव्यानुभव को अलग कर सकता है। यही सवाल उठाया गया और बार बार नागार्जुन कालिदास से पूछ रहे हैं कि सच सच बतलाना कि ये रचना करते हुए विभिन्न पात्रों के माध्यम से पूरी कहानी सुनाते हुए क्या सिर्फ वही पात्र प्रभावित थे, उन्होंने ही क्रंदन किया या दुख को रोते हुए अभिव्यक्त किया, या तुम भी उसको महसूस किए, अनुभव किए और पात्रों की तरह ही रोए। तो दूसरे पदबंध को आपने देख लिया। अब तीसरा पदबंध है जो कि मेघदूत पर आधारित है और इसमें एक महीने का जिक्र किया जाएगा जो है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास, इसी पर एक नाटक लिखा मोहन राकेश ने, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि कालिदास भी उस नाटक का नायक है। मोहन राकेश के नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन, जिसमें मल्लिका है, कालिदास है, विलोम है, अंबिका है, ठीक है। तो वो जो नाटक उन्होंने लिखा है यहीं से आधार बनाया हुआ है, ठीक है। इस पूरे पदबंध में नागार्जुन एक बार फिर से कालिदास से सवाल करते हैं। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उल्टा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट के सुभग शिखर पर उसे बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है और मेघदूत पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ यक्ष पीड़ा में है, विरह में है, बल्कि मेघदूत को लिखते हुए कालिदास खुद लग रहा है कि यक्ष के रूप में है। तो यहां पर भी सवाल नागार्जुन ने कालिदास से किया है कि आषाढ़ के एक दिन का वर्णन करते हुए, वो भी प्रथम दिन का वर्णन करते हुए, जो प्राकृतिक वातावरण है कि आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और जो विधुर यक्ष है, विधुर यक्ष का मतलब, विधुर का मतलब है जब किसी भी व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसे विधुर कहा जाता है। तो विधुर यक्ष का मन जब उल्टा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट जगह का नाम भी बताया गया, चित्रकूट के सुभग शिखर पर उसे बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा। मेघदूत को दूत काव्य भी कहा जाता है,
ठीक है। तो जो भी बादल है उनके माध्यम से यक्ष जो है अपना संदेशा भेजता है, और वो बादल, वो पर्वत जो है चित्रकूट स्थान का नाम है। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बन कर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर्व पूर्व, पर पीड़ा मतलब दूसरी की पीड़ा से पूर्व पूर्व महसूस करते हुए और थक थक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर। प्रियवर, हे प्रियवर, तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यहां पर भी यही सवाल पूछा गया कि कालिदास रचना को तो पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारे पात्र यक्ष ने विरह में रोया था, लेकिन क्या तुम उसको लिखते वक्त नहीं रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना मतलब जो भी काव्यानुभव है, जीवनानुभव है, वो दोनों एक से हैं या फिर अलग अलग हैं। काव्य सत्य की खोज जैसे सवालों को नागार्जुन कालिदास से पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई कवि कोई रचना कर रहा है तो उसके काव्य अनुभव और जीवन अनुभव दोनों एक हैं या फिर अलग अलग। इसे पूरे तीनों बंधों को जब हमने पढ़ा तो पहले बंध में नागार्जुन ने इंदुमती और अज के माध्यम से कालिदास से सवाल पूछा है कि जब दोनों में विरह होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें से जो व्यक्ति बचा हुआ है वो क्रंदन करेगा, रोएगा, विरह में रहेगा, दुखी होगा। तो ये दुख सिर्फ उसी का था या तुम इस रचना को लिखते वक्त भी दुखी थे, सच सच बतलाना। तो पहले पदबंध में क्या हो गया, इंदुमती और अज को ध्यान में रखना है आपको। सवाल पूछा जा सकता है कि नागार्जुन कालिदास नामक कविता में किन किन पात्रों का जिक्र किया है और वो पात्र कालिदास की किस रचना से संबंधित है। तो मैं इतना विस्तार से आप सभी को बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि चीजें आपके मन में बैठ गई होंगी और आप नोट बुक पे अपना नोट कर लिए होंगे कि पहले पदबंध में इंदुमती और अज की चर्चा की गई है, उनके विरह को ध्यान में रखते हुए नागार्जुन ने कालिदास से सवाल किया है। दूसरे पदबंध में शिव जी के कारण कामदेव भस्म हो जाता है, तो रति जो जीवित है वो विरह में है। ऋतु संहार में कालिदास ने इसका वर्णन करते हुए जो कुछ लिखा है या फिर रति के दुख को दिखाया है, तो क्या रति ही उससे प्रभावित थी या फिर कालिदास उसको लिखते वक्त खुद महसूस करते हैं या प्रभावित होते हैं। यहां पर सवाल पूछा गया और नागार्जुन ने कहा कि कालिदास सच सच बतलाना। इसके बाद जो तीसरा पदबंध है जिसमें मेघदूत की चर्चा करते हुए उसकी विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नागार्जुन ने यक्ष यक्षिणी पात्रों के माध्यम से ये सवाल करते हैं कि जब यक्षिणी जीवित नहीं है, विधुर यक्ष है, तो जो उसका दुख है, दर्द है, जिसकी वजह से यक्ष रो रहा है, तो कालिदास ये सच सच बतलाना केवल यक्ष ही रो रहा था या इसे रचना को लिखते हुए तुम भी रो रहे थे, सच सच बतलाना। तो उम्मीद है कि ये पूरी कविता आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो पात्रों के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से, किसी भी तरीके से घुमाकर भी पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप आराम से उसको शांतचित्त ढंग से बता देंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपने एक एक पंक्ति उसको पढ़ा और उसकी व्याख्या को भी देखा, क्योंकि एक कविता छोटी कविता के अंतर्गत ही मानी जाएगी, ठीक है। और इसमें वही कालिदास की जो महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं उनको केंद्र में रखा गया है, और वो ऐसी रचनाएं हैं कि जिसमें 2 जो एकदम से घनिष्ठ पात्र हैं वो कभी न कभी अलग हुए हैं। उसमें से जो पात्र जीवित है उसी के दुख दर्द को कवि नागार्जुन ने कालिदास से पूछा है कि क्या उसके दुख दर्द से जो कवि कालिदास है उनका दुख दर्द अलग है या फिर दोनों का एक है। जब तक कवि किसी भी संवेदना को ठीक से नहीं महसूस करेगा तब तक वो बहुत बेहतरीन रचना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वही सवाल पूछा गया कि आखिरकार काव्यानुभव और जीवनानुभव में अंतर होना चाहिए या दोनों एक ही होना चाहिए। उम्मीद है कि मैं इस कविता के पाठ को, इसकी व्याख्या को समझाने में सफल रहा हूंगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नागार्जुन की अगली कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।